कुछ लोग होते हैं जो दिमाग से सटके होते हैं। हालांकि वो अपने आप को बागी कहते हैं, लेकिन समाज में कुछ लोग उन्हें बेवकूफ कहते हैं और कुछ लोग चूतिए। ई बिहार है गुरु। यहाँ रोजगार का मतलब ही सरकारी नौकरी है। काहे कि खेती में बहुत लफड़ा है और प्राइवेट नौकरी में बहुत रिस्क। 2 गज मेढ़ बढ़ाने के चक्कर में यहाँ ना जाने कितने लोग जमीन के 2 गज नीचे चले गए। पावर, पैसा और पहुंच ही यहाँ सब कुछ है। यही कारण है यहाँ के माँ बाप यूपीएससी से नीचे का तो सपना ही नहीं दिखते। लेकिन समाज में कुछ नमूने निकल जाते हैं जो इन बेड़ियों को तोड़ अपना एक अलग अस्तित्व स्थापित करना चाहते हैं, जिन्हें हमारी भाषा में बागी कहा जाता है और समाज की भाषा में चूतिया। ये कहानी उन्हीं 3 बागियों की है जो बिहार के एक छोटे से गांव सोनहन में रहते हैं। एक साथ 12वीं तक पढ़ने के बाद उन तीनों का रास्ता जुदा हो चुका था, लेकिन स्नातक के बाद उनकी परिस्थिति ने उन्हें वापस एक साथ मिला दिया। राहुल, इस समूह का पहला बागी। उसे लगता था यूपीएससी और सरकारी नौकरी ही सफलता के पूरक नहीं हो सकते। नेता बन भी सफलता प्राप्त किया जा सकता है। दोस्त उसे सिंडिकेट के नाम से बुलाते थे, क्योंकि राहुल हर दूसरे तीसरे वाक्य में सिंडिकेट शब्द का प्रयोग करता था। कुछ लोग उसे नेताजी भी बुलाते थे, क्योंकि राहुल हमेशा नेता वाले परिधान कुर्ता पायजामा में ही घर से निकलता था और मौका मिलते ही भाषणबाजी और फेंकने से नहीं चूकता था। नेता बनने के लिए राजनीतिक शास्त्र का ज्ञान तो होना ही चाहिए। यही सोच वो निकल गया था दिल्ली यूनिवर्सिटी में राजनीतिक शास्त्र से स्नातक करने। एक बार सीनियर के बहकावे में आकर दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के चुनाव में भी दावेदारी पेश किया। तब राहुल ने एक रिकॉर्ड बनाया था, दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के चुनाव के इतिहास का सबसे कम वोट पाने का। दिल तो दुखी था, लेकिन अपना मनोबल ऊंचा रखने के लिए वो बोलता फिर रहा था, हम हारे तो क्या हुआ, विपक्षी के जीत से ज्यादा चर्चे तो मेरे हार के हैं। उसे समझ आ चुका था उसके सफल नेता बनने का सपना इस बड़े शहर के विश्वविद्यालय से तो साकार नहीं हो सकता। उसे ग्राउंड लेवल पर जाकर अपना पहचान बनाना होगा। स्नातक पूरा होते ही राहुल गांव लौट आया। तब से गांव और आसपास के लोगों में अपना पहचान बनाने में लगा हुआ था। माँ बाप जो ये सपना संजो बैठे थे कि स्नातक के बाद दिल्ली से ही वो यूपीएससी की तैयारी कर लेगा, उनके लिए राहुल का घर आना सदमे से कम नहीं था। वो तो भला हो राहुल के बड़े भाई अमरेश का, जिसका चयन रेलवे में स्टेशन मास्टर पद पर हो गया था और उसने माँ बाप को अपने पास ही बुला लिया। माँ बाप राहुल को अपने नज़र में निकम्मा घोषित कर उसे वहीं गांव में छोड़ कानपुर ही जाकर रहने लगे। राहुल को लगता है एक दिन वो बड़ा नेता बन जरूर सफल होगा और माँ बाप को उस रैली में जरूर ले जाएगा जहां उसके हजारों समर्थक उसके इंतजार में खड़े होंगे। हालांकि उसे पता था ये दिन अभी इतना जल्दी नहीं आने वाला था, लेकिन कहते हैं ना, उम्मीद पर दुनिया कायम है। उस समूह का दूसरा बागी था पंकज। 10वीं के परीक्षा के बाद अपने मौसा के घर गया था। उसके मौसा हाई कोर्ट के वकील थे। उनका रहन सहन देख पंकज का भी वकील बनने का भूत सवार हो चुका था। उसे लगता था असली भौकाल तो वकीलों का है। लखनऊ यूनिवर्सिटी से कानून का पढ़ाई तो पूरा कर लिया था, लेकिन उसे अभी तक वो वाला भौकाल नहीं मिल पाया था जिसका उसने कल्पना किया था। जब लखनऊ में वकालत में दाल गलता नहीं दिखा तो वो अपने गांव लौट जाना ही बेहतर समझा और पास के ही शहर भभुआ में आकर वकालत करना शुरू कर दिया। लेकिन सफलता तो उसे यहां भी नहीं मिल रहा था। अपने दोस्तों के बीच तो पंकज बहस करने में अव्वल था, क्योंकि वो तर्क से ज्यादा कुतर्क करता था। लेकिन बेचारा अपने विपक्षी वकीलों के सामने पानी भरते नजर आता था। दोस्तों के बीच हर बात में अनुच्छेद और धारा का दलील देने वाला पंकज कोर्ट में अपने मुआकिल के जमानत के लिए इंसानियत का दोहाई देता फिरता था। कोर्ट के बाहर पंकज से तर्क करने वाले लोग उससे हारते कम पीछा ज्यादा छुड़ाते थे। दोस्त उसे वकील साहब कहते थे और गांव वाले वकील वाह। तीसरा बागी था विवेक। इन तीनों में सबसे तेज बुद्धि वाला विवेक ही है, ऐसा गांव वाले बस 12वीं तक ही बोलते थे, क्योंकि विवेक ने 12वीं के बाद बड़े शहर ना जाकर पास वाले ही शहर भभुआ में आगे की पढ़ाई करने की ठानी, जिसे गांव वाले मूर्खता के निशानी के तौर पर देखते थे। विवेक के पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। उसके चाचा ही पूरा खेती कराते थे और साल भर के खर्च के लिए उसकी मां को कुछ रकम दे देते थे, जो कि खेत के हिसाब से बहुत कम था। विवेक के शहर ना जाकर पढ़ने का एक कारण ये पैसा भी था। विवेक को यह भी उम्मीद था कि वो बड़ा हो चुका है और अब वो अपने हिस्से का खुद खेती कराना चाहता है। भभुआ में दाखिला लेने से उसे खेती कराने में आसानी होती। उसके चाचा जो हर साल पैसा देते वक्त ये दलील देते थे, इस साल खेती में बहुत घाटा हुआ है। विवेक के समझ से ये परे था, जब हर साल घाटा ही होता है तो ये खेत को बंदोबस्त क्यों नहीं कर देते, उसमें तो इससे ज्यादा ही पैसा मिल जाएगा।
विवेक को लगता था उसके जैसे नौयुवक ही इस बिहार के धरती से दूसरा हरित क्रांति ला सकते हैं और किसानों के खोए इज्जत को वापस ला सकते हैं, लेकिन उसका भ्रम तब टूटा जब उसने अपने चचा से बंटवारे का बात किया। उसके चचा जो विवेक के दादी के साथ भभुआ वाले घर में रहते थे, बंटवारे के बाद से वो बिल्कुल बिफर गए। वो हिस्सा देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। जब विवेक खेत की तरफ रुक कर उसे जबरदस्ती जोतने का प्रयास किया तो 1 साल तो वो सफल रहा, लेकिन अगले साल ही उसके चचा ने उसके दादी की सहायता से अधिकतर खेत ही बेच दिया और अपने लड़के के नाम से भभुआ शहर में कई जगह जमीन खरीद लिया। ये सब जानकर विवेक के पैरों तले ही जमीन नहीं खिसका, बल्कि उसके हाथों से भी जमीन खिसक गया। बचे हुए खेत में 2 हिस्सा हुआ। कुछ लोगों ने उसे कोर्ट जाने की हिदायत दी, लेकिन पंकज ने बताया कोर्ट जाने का कोई खास फायदा नहीं होगा। विवेक, जिसके पास खेत का एक भी कागज नहीं थी, उसे एहसास हो गया कि जो जमीन बिक चुका है उसके लिए कोर्ट में जाना मूर्खता है। उसके चाचा ने उसे गांव वाला घर दिया और अपने हिस्से में शहर वाला घर रखा। विवेक हरित क्रांति वाले अपनी इच्छा को दबाकर सुबह में गांव के बच्चे को कोचिंग पढ़ाता और शाम में अपने बचे हुए खेत पर खुद ही काम करता। पूरे समाज में विवेक और उसका परिवार एक मजाक सा बनकर रह गया था। तीनों दिन भर अपने अपने जिंदगी में व्यस्त होते थे, लेकिन शाम में विवेक के खेत के पास जरूर मिलते थे। वहीं से वो गांव से थोड़ी दूर बह रही नहर के पास जाते और अपना फेफड़ा जलाते। वहीं बैठ वो अपना दिल का भड़ास निकालते। गांव को भी शहर वाली भागदौड़ वाली बीमारी लग चुकी थी, लेकिन तीनों के जिंदगी में अभी भी ठहराव ही था। सफलता से अभी तीनों का दूर दूर तक नाता नहीं था। राहुल दिन भर 4-5 लड़कों के बीच बकैती करता रहता था, पंकज केस के इंतजार में कुर्सी तोड़ता रहता था और विवेक अपनी किस्मत पर रोता था। विवेक का हिम्मत जवाब दे दिया था। एक सफल किसान बनने के सपने को छोड़ वो पटना जाकर सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहता था। पैसे का जुगाड़ भी हो चुका था, लेकिन ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। मानव सभ्यता की इस सदी में शायद ही किसी ने सपने में सोचा था कि शहरों की सड़कें सूनी होंगी और लोग शहरों से सामान समेत सपरिवार सरपट गांव की ओर आगमन करेंगे। जी हां, कोरोना काल का शुरुआत हो चुका था। इस काल में तो कितने लड़के जो नौकरी की तैयारी के बहाने बेरोजगारी के कलंक को शहर में रह छुपाए फिर रहे थे, वो भी बोरिया बिस्तर समेत गांव आ चुके थे। शहर में नौकरी करने वाले भी बहुत सारे लड़के गांव लौट आए थे। इसका एक फायदा तो था, आजकल क्रिकेट खेलने के लिए लड़कों की कमी नहीं होती थी। तीनों शाम गांव के पास फील्ड में क्रिकेट खेल सिगरेट फूंकने एक नए ठिकाने की ओर निकल जाते थे, जो कि एक नदी का किनारा था, क्योंकि पुराने ठिकाने नहर के पास आजकल लोगों का जमावड़ा लगा रहता था और इन तीनों को एकांत चाहिए होता था। राहुल अपने बाप का मोटरसाइकिल का पूर्ण इस्तेमाल कर रहा था। हालांकि उसे अभी मोटरसाइकिल अच्छे से चलानी नहीं आती थी। अक्सर पंकज ही दोनों को बैठाकर फील्ड से नदी तक ले जाता था। एक दिन गांव के किसी सज्जन पुरुष ने पुलिस को बता दिया कि शाम में गांव के पास वाले फील्ड में बहुत सारे लड़के कोरोना के नियम को ताक पे रख क्रिकेट खेलने जाते हैं। फिर क्या था, उस शाम पुलिस ने फील्ड पर छापा मारा। पुलिस की गाड़ी देखते ही राहुल सबसे पहले अपनी मोटरसाइकिल की तरफ दौड़ा और जोर से चिल्लाते हुए बोला, अरे सिंडिकेट लोग, जल्दी बैठो, यहां से निकलते हैं। चूंकि सोनहन गांव के रास्ते के बीचों बीच पुलिस की गाड़ी खड़ी थी, तो राहुल ने दूसरे गांव की तरफ जाने वाली सड़क की ओर बाइक मोड़ दी। एक पुलिस वाले ने तो दौड़कर कुछ दूर तक राहुल के बाइक का पीछा किया, लेकिन राहुल ने एक्सेलरेटर पर पूरा जोर देते हुए गाड़ी भगा लिया। दूसरे गांव में पहुंचने ही वाले थे कि राहुल ने देखा वहां भी पुलिस खड़ी थी। यहां तो पुलिस वाले ने जीप से बाइक का पीछा कर लिया। राहुल अब गाड़ी मोड़ एक लंबी दूरी वाला रास्ता पकड़ लिया, जो एक दूर के गांव से होते हुए उसके गांव के पीछे वाले रास्ते में मिलती थी। वो तीसरे गांव के पास पहुंचने ही वाला था कि राहुल ने पीछे मुड़कर देखना चाहा कि पुलिस तो पीछे नहीं है। तभी सामने से एक कुत्ता रास्ता पार करने लगा। अचानक से कुत्ते को देख राहुल हड़बड़ा गया और हैंडल को दूसरी ओर मोड़ लिया, लेकिन बगल में एक बूढ़ा आदमी जा रहा था। ये सब इतना जल्दी हुआ कि राहुल के दिमाग का शॉर्ट सर्किट हो गया और वो ब्रेक, क्लच और एक्सीलरेटर एक साथ दबा दिया। सबसे पीछे बैठा पंकज ये सब देख कूद गया। एक्सीलरेटर बढ़ाने के कारण बाइक से बहुत तेज आवाज आई। राहुल आवाज सुनते ही हड़बड़ा गया और उसने क्लच, ब्रेक और एक्सीलरेटर सब एक साथ छोड़ दिया। बाइक झटका खाकर आगे बढ़ा और बूढ़े आदमी में टकराने के साथ बंद हो गई। पंकज जब कूदा था तो वो जमीन पर गिर गया था। जब तक वो उठ खड़ा होता, बाइक जमीन पर गिर चुकी थी। राहुल और विवेक दोनों बाइक के नीचे थे। राहुल तो अपने आप निकल गया, लेकिन विवेक का पैर फंसा था। राहुल और पंकज विवेक का मदद करते उससे पहले उन्हें एक चीज अजीब लगा। जिस बूढ़े आदमी को उन्होंने धक्का मारा था वो कहाँ गया? उस आदमी का तो नामो निशान नहीं था। तभी पंकज बोला, मेरा वकीली के पूरे करियर में ऐसा पहली बार हुआ है कि यमराज आत्मा के साथ साथ शरीर भी ले गए। राहुल डरते हुए बोला, भाई वो आदमी था ना, मुझे तो वो भूत का सिंडिकेट लग रहा है। तब तक विवेक अपने आप ही अपना पैर छुड़ा चुका था। तभी बगल के नाला से एक आदमी का आकृति निकला, जो कि हाथ में लाठी लिए हुआ था
और वो कीचड़ से लथपथ था। कौन गांव का है रे? धक्का मार के मुझे भूत बना रहा है, उस आदमी ने चिल्लाते हुए बोला। वो आदमी राहुल और पंकज को लाठी लेकर दौड़ाया और लाठी भांजने लगा। मौके को देख विवेक बाइक को लेकर चलता बना और राहुल और पंकज के सामने रोक उन्हें बैठाया और निकल लिया। विवेक ने बाइक को सीधा अपने खेत के पास रोका। वहां एक छोटा सा चैम्बर बना हुआ था। तीनों चैम्बर के छत पर जाकर सुकून का सांस लिया। रात होने को आई थी तो पूरा इलाका सुनसान हो चुका था। बगल में नाला था तो वो बूढ़ा बच गया, नहीं तो आज नेताजी तुम गए थे बेटा धारा 304 में, पंकज बोला। अरे तुम्हें बड़ा पता है, नकली वकील, राहुल बोला। पंकज राहुल को बीच में रोकते हुए बोला, अच्छा बेटा मुझे नहीं पता है, एक एक धारा रटा हुआ है। अरे भाई पहले पूरी बात तो सुन ले, मैं कह रहा हूं तुम्हें घंटा नहीं कुछ पता है। अबे उस बूढ़े को धक्का थोड़ी ना लगा था, बस उसमें बाइक छुआ गया था, शायद वो स्लिप करके बाह में गिर गया था, राहुल बोला। सही बोल रहा है, तेज धक्का लगता तो मुझे भी समझ में आता। उसे तेज धक्का नहीं लगा था, बस थोड़ा सा टच हुआ था। मोटरसाइकिल के डर से वो बगल में हटा होगा और पैर स्लिप कर गया होगा और सीधे बाह में गिर गया होगा, विवेक बोला। चलो जो भी हो, बच तो गए भाई, निकाल सिगरेट, टेंशन भगाया जाए, पंकज बोला। साला क्या बच गए, साला जब विधायकी लड़ेंगे तब उस गांव वोट भी मांगने नहीं जा पाएंगे, राहुल सिगरेट निकालते हुए बोला। साला मर्डर केस हो जाता, तुम्हें चुनाव की पड़ी है और साले सिगरेट यहीं पीना है, कोई देख लिया तो लौड़े लग जाएंगे, विवेक बोला। ईएस केस तो हम जैसे नेता लोग पर होता रहता है और अपने सिंडिकेट में ये वकील किस दिन काम आएगा, और साला रात हो गया है, कौन देखेगा, राहुल सिगरेट को मुंह में दबाते हुए बोला। तीनों एक एक करके कश लगा रहे थे। तभी राहुल बोला, सरकार हम जैसे लोगों के लिए बोलती है मास्क है जरूरी, ताकि हम जैसे लोग के कर्मकांड कोई पहचान न पाए। सरकार ये भी तो बोलती है कि 2 गज दूरी, ताकि साला कोई लाठी भानी तो तुम जैसे को लगे नहीं, विवेक बोला। ये सुन राहुल और पंकज हंसने लगे और खेतों के बीच इस ठहाके की गूंज दूर दूर तक फैल गई। धीरे धीरे समय बीतता गया और कोरोना में लगे पाबंदी हटते गए। शहर से आए लोग वापस से शहर निकल गए। एक शाम तीनों साथ बैठे थे। तभी राहुल अपना नजर मोबाइल से हटाते हुए बोला, पंकज कल सुबह फ्री है क्या? क्या हुआ नेता, तुम्हारे लिए तो हमेशा ही फ्री है, पंकज बोला। कल सुबह मोटरसाइकिल से चलना, मुझे रेलवे स्टेशन छोड़ देना। कहाँ का प्लान बना लिया नेता? दिल्ली संसद भवन तो नहीं निकल रहे? पंकज मस्ती करते हुए बोला। अरे नहीं, एक दिल्ली का दोस्त है, बनारस काम से आया हुआ है, बुला रहा है, सोच रहे हैं कल मिल लिया जाए। दोस्त है या सहेली? विवेक मस्ती करते हुए बोला। बात करा दे उससे फोन पे, दोस्ती है, वहीं गला भी तर किया जाएगा, बियर पिए भी कई दिन हो चुके हैं। साला अकेले अकेले गला तर तो हमें भी करना है नेता, पंकज राहुल को घूसा मारते हुए बोला। चलना है तो चलो, तुम दोनों भी चलो, वैसे भी पिए बहुत दिन हो गया। हाँ चलते हैं, कल वैसे भी संडे है तो मेरा तो छुट्टी ही है, विवेक का भी कोचिंग बंद ही होगा। अरे विवेक का समझ में आता है, तेरा क्या संडे क्या मंडे, साला एक केस तो मिलता नहीं, तेरा तो रोज छुट्टी ही है, राहुल मजे लेते हुए बोला। अगला दिन बनारस जाने का प्लान बन गया। सुबह सुबह ही अमृतसर एक्सप्रेस पकड़कर जनरल डिब्बे में बैठ दुनिया भर का ज्ञान लेते हुए तीनों बनारस कैंट स्टेशन पर उतरे। राहुल पहले भी आ चुका था तो उसे पता था कि यहाँ सस्ता बार कहाँ है जहाँ आराम से वो बियर पी सकते थे। राहुल ने अभय को भी वहीं बुला लिया। टेबल पर 4 बॉटल पर आ गईं, साथ में फ्री का चखना भुना हुआ मूंगफली था। बगल वाले टेबल पर एक आदमी बियर पी रहा था। तीनों पहले भी बियर पी चुके थे तो उन्हें स्वाद पता था, लेकिन अभय जो केवल एक बार वाइन पिया था उसका यह पहली बार था। पहली घूंट मुंह में जाते ही अभय ने सारा बाहर निकाल दिया। अरे साला कितना कड़वा है ये, अभय बोला। बेटा बियर है, फ्रूटी थोड़ी है कि मीठा लगेगा, पहली बार पी रहे हो क्या, बगल वाला आदमी बोला। अरे नहीं नहीं अंकल, बियर थोड़ा गर्म है ना, सो थोड़ा कड़वा लग रहा है, राहुल बात को संभालते हुए बोला। गटत जाओ बे, ये बियर का टेस्ट ऐसा ही होता है, इसका टेस्ट बनाना पड़ता है, एक बार चस्का लग गया फिर छूटता नहीं है, राहुल अभय को समझाते हुए बोला। अभय राहुल का अनुसरण करते हुए पूरा बॉटल कटक गया। अभय एक पढ़ने वाला लड़का था, वो अधिकतर इन सब चीजों से दूर रहता था, लेकिन राहुल की गुजारिश पर वो एक बॉटल पीने के लिए तैयार हो गया था। अभय को धीरे धीरे नशा हो रहा था। तभी बगल वाले चाचा ने ज्ञान का धारा प्रवाहित किया। जानते हो बेटा, गोवा में यही बोतल 70 रुपए की मिलती है, यहां देखो 150 की, सरकार ने लूट मचा रखी है। सही बोल रहे हैं अंकल, इसको तो 40 रुपए में मिलना चाहिए, अभय ने अपने लड़खड़ाती जबान से बोला। ये ज्यादा हो गया, चाचा बोले। सही बोल रहे हैं अंकल, ये ज्यादा हो गया ना, जिस हिसाब से इसका स्वाद है इसको 20 रुपए का मिलना चाहिए, अभय बोला। चाचा समझ गए कि अभय को चढ़ चुका है तो चाचा ने उससे बहस ना करने में ही भलाई समझा। तीनों ने 2-2 बियर कटकाई। राहुल का दोस्त अभय तो एक बियर में ही सेट हो गया। तीनों को 4:30 बजे तक रेलवे स्टेशन तक पहुंचना था, लेकिन वो अभय को इस हालत में भी नहीं छोड़ सकते थे। वो अभय से होटल का पता पूछे, फिर एक ऑटो बुक कर उसे होटल तक छोड़ने जाने लगे। रास्ते में रेलवे क्रॉसिंग पड़ता था, उस समय फाटक बंद था
ऑटो रुकने से अभय को वापस होश आया। भैया पहुंच गए क्या? अभय पूछा। नहीं अभी नहीं, ऑटो वाले ने बोला। फिर ऑटो क्यों बंद किए? अभय पूछा। अरे भैया ट्रेन पास हो रहा है, फाटक बंद है, ऑटो वाले ने बोला। अभय रोता हुआ आवाज में बोला, साला ट्रेन भी पास हो रहा है, बस मैं ही फेल हो रहा हूं, मैं कब यूपीएससी पास करूंगा? ये सुन तीनों हंसने लगे। कुछ देर में अभय का होटल आ गया। उसे कमरे तक पहुंचा। तीनों स्टेशन के लिए ऑटो पकड़े। स्टेशन पहुंचते पहुंचते 5 बज चुके थे। राहुल पूछताछ कक्ष की ओर बढ़ रहा था, तभी पंकज की नजर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लगे ट्रेन पर पड़ी। अरे भाई, ट्रेन अभी प्लेटफॉर्म पर ही है, लगता है आज लेट है, पंकज चिल्लाया। राहुल अब टिकट काउंटर की ओर बढ़ने लगा, लेकिन ट्रेन का हॉर्न बज चुका था। लेकिन राहुल अभी भी आश्वस्त नहीं था कि ये उसी ट्रेन का हॉर्न बजा है। लेकिन जैसे ही ट्रेन में चलना शुरू किया, राहुल ने चिल्लाते हुए बोला, अबे जल्दी चलो, किसी भी बोगी में चढ़ जाओ, बाद में मुगल सराय उतरकर जनरल डिब्बे में चला जाएगा। सामने एसी बोगी था। तीनों दौड़कर एसी बोगी में चढ़ गए। जब कभी दरवाजा खुलता था तो अंदर से एसी के ठंडे हवा का एक झोंका उनके आत्मा को तृप्त कर देता था। कुछ ही देर में ट्रेन मुगल सराय स्टेशन पर पहुंच गई, लेकिन राहुल और पंकज को इस गर्म मौसम में एसी का हवा लग चुका था। वो गर्मी से भरे हुए जनरल डब्बे में नहीं जाना चाहते थे। विवेक को डर था कि अगर पकड़े गए तो कांड हो जाएगा, क्योंकि वो घर पर बताकर आया था कि वो भभुआ जा रहा है और शाम के 7 बजे तक आ जाएगा। पकड़े जाने की स्थिति में उसका पोल खुल सकता था, क्योंकि फाइन भरने लायक भी पैसे नहीं थे। इधर राहुल अपने बातों में उसे सांत्वना देने की कोशिश कर रहा था। राहुल ने बताया, उसके मामा के लड़के रेलवे में अफसर है, कुछ दिक्कत होगा तो वो कॉल लगा देंगे, डरो मत, एक कॉल मिलाएंगे और टीटी सीट पर बैठाकर भभुआ रोड स्टेशन तक ले जाएगा, वो भी फर्स्ट एसी में। तीनों गेट के पास खड़े थे। कुछ देर बाद दूसरे बोगी से एक टीटी आता दिखा। ये देख राहुल बोला, भाई अभी कहीं छुपते हैं, क्या पता ऐसे ही काम बन जाए, जब पकड़ ही लेगा तो भैया को तो कॉल मिला ही दूंगा। पंकज समझ गया कि राहुल बस फेंक रहा है, सो पंकज टीटी को पास आता देख झटपट शौचालय खोला और घुस गया। ये देख राहुल झटपट दूसरी ओर का शौचालय खोला और घुस गया। विवेक को लगा वो तो फंस गया। विवेक बोगी के अंदर घुसा और एक खाली सीट को देख उस पर बैठ गया। पकड़े जाने का डर और एसी का ठंडक उसे ऐसा कंपा रही थी जैसे पूस की रात हो, लेकिन अगले ही पल अंदर का डर, एसी की बर्फीली हवा और नशा तीनों एक झटके में गायब हो गया। अचानक से सब गायब होने के पीछे एक हसीन वजह थी। एक सुंदर सी अप्सरा उस सीट पर आकर बैठी और बैग से रुमाल निकाल अपने भीगे चेहरे को पोंछने लगी। उसका चेहरा पोंछने में भी एक नजाकत थी। लड़की विवेक की तरफ देखी। विवेक अपने पैरों में जान भर उठने की कोशिश ही करने वाला था कि बगल में खेल रहा छोटा सा लड़का उस लड़की के पास चिल्लाते हुए आया, दीदी दीदी और चॉकलेट दो। उसके पापा उसे डांटते हुए बोले, अभी चॉकलेट खाए थे ना, दीदी को परेशान ना करो। लड़की अपने बैग से एक चॉकलेट निकाली और बड़े प्यार से बोली, ये लो, लेकिन इसे अभी नहीं खाना, नहीं तो दांत में कीड़े लग जाएंगे। लड़का चॉकलेट लिया और जेब में रख लिया और अपने तुतलाते हुए आवाज में बोला, थैंक यू दीदी। ये सुन लड़की हंसने लगी। इन पलों में इतना मासूमियत भरा था कि विवेक भूल चुका था कि वो बिना टिकट टीटी से डरते हुए यहां किसी दूसरे की सीट पर बैठा है। लड़की अपना सामान समेट रही थी। विवेक दबककर सीट के कोने बैठा था जिससे लड़की को कोई दिक्कत ना हो। विवेक मोबाइल निकाल ट्रेन का स्टेटस भी देख रहा था। ट्रेन जैसे ही दुर्गावती स्टेशन पार की, विवेक सीट से उठा और दोनों तरफ देखा, टीटी तो नहीं है। तभी लड़की ने सामने वाले परिवार से बोला, मेरे पास सामान बहुत है, अगला स्टेशन मेरा स्टॉपेज है, ट्रेन केवल 2 मिनट ही रुकती है, मेरा सामान उतरवाने में मदद कर देते प्लीज अंकल। विवेक ने तो आधे ही वाक्य को सुना था, उसे लगा लड़की उससे बोल रही है। उसके मुंह से निकल गया, हाँ हाँ जरूर। जैसे ही विवेक ने वाक्य के अंतिम में प्लीज अंकल सुना, वो शर्मा गया। उसे लगा लड़की गलत ना समझ जाए। तभी छोटा लड़का चिल्लाते हुए बोला, आप जा रही हो, बाय दीदी। लड़की ने भी हाथ हिलाकर बाय बोला। विवेक देखा सही समय है खिसकने का। विवेक गेट पर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद लड़की एक हाथ में ट्रॉली और दूसरे हाथ में बैग लिए गेट पर पहुंची और पीछे अंकल दोनों हाथ में बैग लिए आ रहे थे। अंकल ने दोनों बैग वहीं रखा और वापस चले गए एक और बैग लाने के लिए। अंकल वापस एक और बैग लेकर रख दिए। उतरवा भी दूं? अंकल ने पूछा। नहीं, मेरे घर से लोग आ रहे हैं, उतरवा लूंगी, लड़की बोली। विवेक आंखें चुरा चुरा कर उसे निहार रहा था। लड़की किसी को फोन लगा रही थी, लेकिन शायद उसका फोन कोई उठा नहीं रहा था। लड़की ने फिर से फोन लगाना शुरू किया। हेलो अमित, मेरा नया नंबर सेव नहीं किया, मैं तानिया बोल रही हूं, पापा फोन नहीं उठा रहे हैं। अच्छा तुम भी पापा के साथ हो, स्टेशन पहुंचे कि नहीं? जल्दी पहुंचो, गाड़ी स्टेशन पर पहुंचने वाली है। ट्रेन धीरे होने लगी थी, शायद भभुआ स्टेशन आ चुका था। जैसे ही ट्रेन रुकी, विवेक ट्रेन से उतरा। विवेक पीछे मुड़कर एक आखिरी बार दीदार करना चाहता था। लड़की दोनों तरफ देख रही थी और परेशान हो रही थी। शायद उसे उसके घर वाले नहीं दिख रहे थे। क्या हुआ, मैं सामान उतार दूं? विवेक पूछा। लड़की विवेक की ओर देखते हुए बोली, अगर उतार देते तो बहुत मेहरबानी होती। विवेक झटपट ट्रेन में चढ़ा और एक एक कर सारा सामान उतारने लगा। कुछ दूर खड़े राहुल और पंकज सब देख रहे थे।
सारा सामान उतार विवेक उनकी तरफ जाने लगा। तभी लड़की ने अपने मधुर आवाज में उसे धन्यवाद कहा। यह आवाज इतना मधुर था कि विवेक के दिल के टेप रिकॉर्डर में छप चुका था। लड़की देखे नहीं कि कुली बन गए, राहुल ने मजे लेते हुए बोला। तुम साले टीटी देखे नहीं कि तुम्हारा हगवास शुरू हो गया। साला कितना फेंक रहा था, यहां फोन लगा देंगे वहां फोन लगा देंगे, कहां गया बे तुम्हारा सोर्स, पैरवी और सिंडिकेट। विवेक बोला। अरे भाई पकड़ लेता तो साले फोन लगा ही देता, जब पकड़ा ही नहीं तो क्या परेशान करना, वैसे भी भैया बहुत व्यस्त रहते हैं। वो सब छोड़, ये बता लड़की कहां मिल गई तुझे? ये साले एक साथ सीट पर बैठकर आ रहे हैं और ऊपर से थैंक यू भी बोलिए, विवेक बोला। अब तू फेंक रहा है, पंकज बोला। कसम से भाई, पहली नजर में प्यार वाला सीन हो गया, बस ये एक तरफा था, विवेक बोला। पूछा नहीं कहाँ की है? पंकज बोला। नहीं बे, ये अपना सिंडिकेट है ना भाई, पता कर कहाँ रहती है। अभी 2 मिनट पहले गरिया रहते हमारे सिंडिकेट को, काम पड़ा तो आए हमारे पास ना। और उसका नाम अता पता कुछ भी मालूम है कि बस अंधेरे में तीर चलाना है? उसका नाम तान्या है और उसके भाई का नाम अमित है शायद। अरे ये तो बहुत है, तुम चिंता मत करो, करते हैं पता, पहले घर चला जाए। तीनों बस पकड़ अपने गांव के लिए प्रस्थान किए। गांव के प्रवेश द्वार पर भीड़ लगी हुई थी। लगती भी क्यों नहीं, पूरे जिले में ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी ने 10 लाख की बाइक खरीदी थी। 10 लाख की बाइक, इतने में तो कितने लोगों का घर चला जाता है। पास वाले गांव के कुछ लोग बाइक देखने आए थे। राहुल भीड़ को चीरता हुआ गया। विवेक और पंकज किनारे ही खड़े थे। राहुल सारा खबर लेते हुए आया। भाई सूरज नया बाइक खरीदा है, साला 10 लाख का है, राहुल बोला। सूरज कौन है और क्या करता है? पंकज पूछा। है दूसरे टोला का है भाई, बहुत पैसा कमाया है, अभी 20 बीघा जमीन भी लिया है। बोलता तो है कंस्ट्रक्शन में है, विवेक बोला। सरा मतलब कि ये सिविल इंजीनियर भी अच्छा पैसा कमा रहे हैं, पंकज बोला। सिविल इंजीनियर नहीं है बे, बीकॉम किया है, किसी तरह घुस गया है कंस्ट्रक्शन में, राहुल बोला। साला आईटी सेक्टर ऐसे ही बदनाम है, ये कंस्ट्रक्शन वाले भी किसी को घुसा ले रहे हैं, पंकज बोला। रात का खाना खाकर विवेक बिस्तर लेकर ऊपर छत पर पहुंचा। जब वो शांत वातावरण में पहुंचा तो वापस से ट्रेन वाली यादें उसे अपने आगोश में लेने लगी। उन खूबसूरत पल को याद करते करते कब सो गया उसे पता भी नहीं चला। राहुल के मामा का लड़का अभिषेक आया हुआ था। अभिषेक को मटन और लिट्टी बनाने में महारत हासिल था। जब कभी अभिषेक आता था तो राहुल एक बार मटन का प्रोग्राम जरूर बनाता था। आज भी मटन का प्रोग्राम बन चुका था। शाम होते ही तीनों सामान लेकर विवेक के खेत पर पहुंचे। विवेक पहले से ही वहां बैठने के लिए तिरपाल बिछा रखा था। चारों कुछ कुछ काम में व्यस्त हो गए। राहुल प्याज छिल रहा था, पंकज उसे काट रहा था, विवेक आटा गूंथ रहा था, अभिषेक मटन साफ कर रहा था। खुले आसमान के नीचे खेत पर पार्टी करने का मजा ही अलग है, राहुल बोला। बस खंबे का जुगाड़ होता तो सीन सेट हो जाता, पंकज बोला। जुगाड़ तो हो जाए लेकिन साला गांव में बात फैलते देर नहीं लगती, क्यों रिस्क लेना, विवेक बोला। सही बोल रहा हूं सिंडिकेट, चलो कोल्ड ड्रिंक से काम चला लिया जाएगा, राहुल बोला। नेता यार एक दिन प्लान बनाओ, रोड ट्रिप पे चला जाए। साला सब हो गया, बस साला रोड ट्रिप नहीं किए, पंकज बोला। कहाँ, लद्दाख चलना है, राहुल बोला। भाई नेता घर गिरवी रखवाओगे क्या, कहीं आसपास का बनाओ, विवेक बोला। आसपास क्या है, कुछ नहीं है, राहुल बोला। अरे भैया वहां चल जाइए ना, रोहतासगढ़ का किला, यहां से लगभग कितना 50 किलोमीटर होगा, बढ़िया जगह है, अभिषेक बोला। ऐसा कौन सा बढ़िया जगह है, साला आज तक नाम नहीं सुने, राहुल बोला। भैया बिहार में है ना, इसीलिए फेमस नहीं है। दूसरी जगह होता ना तो किले में जाने के लिए लाइन लगता और 100 रुपया टिकट लगता, ऊ अलग। क्या बोलते हो सिंडिकेट, चला जाए, राहुल पूछा। चलते हैं फिर, लेकिन बाइक से उतना दूर जाना ठीक है, विवेक पूछा। अरे कार से चला जाएगा, अपने सिंडिकेट में एक लड़का है, कार का जुगाड़ हो जाएगा, राहुल बोला। लेकिन भैया एक बात का ध्यान रखना, शाम होने से पहले लौट आना, वो किला भूतहा भी है। पिछले साल ही हम लोग के गांव के लड़के गए थे, कांड हो गया था। पंकज ने प्याज काटना छोड़ पूछा, का कांड हो गया था भाई? मेरे गांव से किला बस 20 किलोमीटर पड़ता है। गांव के 4 लड़के गाड़ी से रोहतासगढ़ का किला घूमने निकले। वहां घूमते घूमते वो लोग रास्ता भटक गए और रात हो गया। बहुत खोजने के बाद उन्हें किसी तरह सही रास्ता मिला। जब वो गाड़ी में पहुंचे तो रात के 8 बज चुके थे। गाड़ी में आगे बैठे दोनों लड़के को अजीब अजीब चीजें दिख रही थी, जैसे बगल में कोई अजीब सा आदमी खड़ा है और वो उन्हें रुकने के लिए बोल रहा। उन्हें कभी कभी रोने की भी आवाज आती थी। वो बार बार गाड़ी के अंदर की लाइट जलाने की कोशिश करते थे लेकिन वो बुझ जाती थी। वो अपना रफ्तार और तेज बढ़ाते गए। तभी अचानक से उनके आगे कोई आदमी का साया सा आया। ड्राइवर ने तेजी से ब्रेक लगाया, फिर भी थोड़ा बहुत टक्कर तो हो ही गया था। चारों फटाफट बाहर निकले लेकिन वहां कोई भी नहीं था। मोबाइल की रोशनी में वो कार के आगे का हिस्सा देखे, वहां कोई स्क्रैच नहीं था। वो गाड़ी के चारों तरफ, आसपास, गाड़ी के ऊपर देखे, कोई नहीं था। चारों बहुत डर गए और गाड़ी में बैठे। फिर उसके बाद गाड़ी को स्पीड से भगाया और सीधा घर आकर गाड़ी रोके। तभी विवेक बीच में रोकते हुए बोला, आसपास कोई नाला था क्या?
क्योंकि ये सब पहले हम लोग के साथ भी हो चुका है। हम लोग भी बूढ़ा को खोजे थे, तभी बूढ़ा नाले में से निकला था क्या? नहीं भैया, हाईवे पे कहाँ नाला होगा, पहले पूरा तो सुनिए भैया। हाँ हाँ सुनाओ। अगले दिन जब सुबह सुबह उसमें से एक लड़का अपने दुकान पर जा रहा था, उसे रास्ते में हमारे गांव के एक बुजुर्ग हैं आनंद मोहन मिले। उसे रास्ते में रोक बोले, बेटा कल कार के ऊपर किसे बैठा के ला रहे थे? मैंने आवाज भी लगाया था कि ऊपर वाला आदमी गिर ना जाए, लेकिन तुम लोग तो गोली की रफ्तार से गाड़ी ले जा रहे थे। वो लड़का तुरंत अपनी कार के ऊपर देखा और बोला, वहां ऊपर? चाचा मजाक न करिए, वहां कोई कैसे बैठ सकता है? वही तो मैं सोच रहा था कि ऊपर किसे बैठा लिया, और वो बैठा भी अजीब तरीके से था। वो लड़का सब दोस्तों को फोन मिलाया और सारा बात बताया। तो शुरू में सब मजाक समझे, लेकिन जब वे आनंद मोहन से मिले तो सब डर गए। उनका एक दोस्त जो साथ गया था, उसे सुबह से ही बहुत तेज बुखार आया था और कई दिन तक बुखार उतरा नहीं। बंगाल से एक तांत्रिक आया, फिर सब कुछ ठीक हुआ। अरे अच्छा खासा रोड ट्रिप का प्लान बना लिए थे, तुम यार इसे भूता बना दिए। काहे बे, फट गया क्या? नहीं चलना है? राहुल बोला। किसका फट गया? तुम्हारा फट गया तो बताओ, मैं तो रेडी हूं। विवेक तू भी चलेगा ना? मैं भी रेडी हूं। अभिषेक तुम भी चलोगे ना? पंकज पूछा। नहीं भैया, कल तो मैं घर निकल रहा। रात में मटन खाने के बाद चारों गांव की ओर निकले और अपने अपने घर चले गए। अगली सुबह राहुल ने सबको फोन कर बता दिया था कार 10 बजे तक आ जाएगा। 10 बजे तक विवेक और पंकज तैयार हो चुके थे। दोनों नेता के घर के पास आ गए, लेकिन नेता का कोई अता पता नहीं था। हमको बुलाकर खुद किधर गायब हो गया नेता? फोन लगाओ तो। हेलो नेता, किधर हो बे? ... क्या बोला नेता? बोल रहा किसी काम में फंस गया है, 12 बजे तक वो भी आ जाएगा और कार भी। विवेक बोला। राहुल तो 12 बजे तक आ गया, लेकिन कार आते आते 2 बज गया। राहुल ने अपनी मोटरसाइकिल अपने दोस्त को दी और कार की चाबी पंकज को। जैसे ही वो गांव के बाहर निकले, पंकज को राजू बस के इंतजार में खड़ा दिख गया। अरे साला पनौती दिख गया, जब जब इसका चेहरा देख कोर्ट गए हैं दिन खराब जाता है, पंकज बोला। अरे अरे नेताजी रुकिए रुकिए, राजू चिल्लाते हुए बोला। राहुल पंकज को गाड़ी रोकने के लिए बोला। राजू पिछला दरवाजा खोल अंदर बैठते हुए बोला, अरे अच्छा हुआ आप मिल गए, एक तो इतना गर्मी, ऊपर से एक भी बस नहीं आ रहा था। किधर निकल लिया नेताजी? रोहतासगढ़ का किला देखने जा रहे हैं, बोलिए तो आपको भी घुमा के ले आएं, राहुल बोला। रोहतासगढ़ का किला का नाम सुनते ही राजू के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। अरे नहीं नहीं, हमको तो यहीं भभुआ छोड़ दीजिए नेताजी, वैसे आप तो सुने ही होंगे कि वो किला शापित है। पंकज बीच में ही टोकते हुए बोला, सुनिए भैया, पहले भी आप गांव में भूत के नाम पर कई सारे अफवाह उड़ा चुके हैं, और अब हमारे पर्यटन स्थल को भूतिया किले के नाम पर अफवाह उड़ा दे हैं, तो आपको हम बता दें कि अफवाह उड़ाना भी एक दंडनीय अपराध है। धारा... राजू बीच में ही पंकज को रोकते हुए बोला, अरे वकील साहब, बस सुना सुनाया बात बता रहे थे, हम भला क्यों अफवाह उड़ाएंगे? अच्छा यहीं रोक दीजिए, बस बगल में ही जाना है, हम यहां से पैदल निकल जाएंगे। राजू के उतरने के बाद राहुल बोला, इस साला तुझे धारा पता भी रहता है कि साला ऐसे ही किसी को भी लपेट लेता है बे? ये नेतागिरी नहीं है कि एक फेंकते रहें और दूसरा लपेटते रहें, यहां तथ्य चलता है, समझे नेता? पंकज बोला। गूगल मैप के नक्शे कदम कर चलते चलते वो एक खेत में पहुंच गए। फिर वहां से पीछे मुड़कर एक पान वाले से रास्ता पूछे और फिर उन्हें दिखा वो किला जो चारों तरफ से पेड़ पौधे से घिरा हुआ था। कुछ देर तक तीनों सीढ़ियां चढ़ते रहे। ऊपर किला के पास पहुंचते पहुंचते 5 बज चुके थे। ऊपर पहुंच तीनों के अंदर एक ताजगी सा महसूस हुआ। ऊपर से पूरा आसपास का दृश्य दिख रहा था, जो कि बहुत ही मनोरम था। बरसात का मौसम के कारण चारों तरफ कुछ ज्यादा ही हरियाली छाई हुई थी। अभिषेक सही बोलता था। अगर ये जगह बिहार के अलावा कहीं और होता तो यहां देश के कोने कोने से लोग घूमने आते। यहां भूत का तो पता नहीं, लेकिन ऐसा प्रकृति सौंदर्य मैं नहीं सोचा था बिहार में मिलेगा, पंकज बोला। तीनों नीचे उतरने वाले ही थे कि बरसात शुरू हो गया। तीनों किला के अंदर घुस गए। वहां कुछ देर इंतजार के बाद भी जब बरसात नहीं रुका तो तीनों भीगते हुए ही नीचे उतरने लगे। जैसे ही तीनों कार में बैठ गए और पंकज कार को स्टार्ट करने वाला था, सामने एक बूढ़ा आदमी हाथ मारने लगा। कौन है बे ये? पंकज बोला। लगता है उसे उधर ही जाना है, बैठा लिया जाए, राहुल बोला। आदमी है ना, अभिषेक वाली कहानी याद है? पंकज सहमा हुआ बोला। पैर तो सीधे ही हैं, बारिश में भीग रहा है, बैठा ही लेते हैं, राहुल बोला। राहुल कार का शीशा नीचे किया और बोला, क्या हुआ? बेटा मोहनिया की तरफ जा रहे हो क्या? हाँ बाबा, मुझे भी ले चलो, आज लेट हो गया, आखिरी बस छूट गया है। विवेक पीछे का दरवाजा खोल दिया। बूढ़ा आदमी आके बैठ गया। कुछ देर हुआ था, बूढ़ा आदमी ऐसा चीखा कि तीनों डर गए। कुछ देर पर बूढ़ा आदमी इतना दम लगाकर चीखता था जैसे उसका अतरी बाहर आ जाए। कुछ देर तक बूढ़ा आदमी शांत सा बैठा था। कुछ देर बाद बूढ़ा आदमी अचानक से चिल्लाने लगा, रोक दो रोक दो रोक दो।
पंकज ने गाड़ी रोका और बूढ़ा आदमी गाड़ी से निकल पीछे चला गया। विवेक मुड़कर देखा, लेकिन उसे बूढ़ा आदमी नहीं दिखा। शायद वो अंधेरे में गुम हो गया था। ये इतना हड़बड़ा के क्यों बोला रोकने के लिए? आगे मंदिर है इसलिए तो नहीं, पंकज बोला। जो भी हो, तू भगाइए गाड़ी, वो पीछे दिख भी नहीं रहा, विवेक बोला। पंकज ने गाड़ी खूब तेज भगाई और गाड़ी सीधे राहुल के घर रुकी। किला से आए दूध नहीं हुआ था कि विवेक को बहुत तेज बुखार आने लगा। अगले दिन तो विवेक को ऐसा एहसास होता था कि उसके शरीर का शक्ति खत्म हो गया हो। तीनों डरे हुए थे कि घर वालों को बताया जाए या नहीं। इस पर भी विचार हो गया था कि घर वालों को बता देते हैं कि किला गए थे और अभिषेक से उस तांत्रिक का पता पूछते हैं और उसे बुला के दिखाते हैं। 2 दिन बाद पंकज और राहुल को भी तेज बुखार आ गया। उनको भी ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उनके शरीर का शक्ति ले गया हो। पंकज बहुत डरा हुआ था। पंकज अपने घर पर बताना चाहता था। अगले दोपहर को विवेक ने पंकज और राहुल के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल किया। हेलो, सुनो, घर पर कुछ ये सब भूत ऊट के बारे में बताया नहीं हो ना? विवेक पूछा। नहीं, क्या हुआ? पंकज बोला। बताना भी मत। ये बुखार किला में जाने से नहीं बल्कि साला उस बूढ़े के वजह से हो रहा है। आज गए थे भभुआ टेस्ट कराने, कोरोना निकला है, विवेक बोला। अरे साला, सही बोल रहे हो, उसे सर्दी जुकाम तो हुआ ही था। मैं भी अभी जाता हूं टेस्ट कराने। कुछ दिन में तीनों का कोरोना ठीक हो गया और उनके जीवन में और जीभ में स्वाद दोबारा आ गया। नहर के किनारे अधिकतर जमीन विधायक का था। अपने जमीन का दाम बढ़ाने के लिए उसने नहर के बगल में एक रोड बनवा दिया, जिसका कोई जरूरत नहीं था। अब ये रोड गांव वालों के टहलने के काम आता था। नहर तक पक्की सड़क होने के कारण शाम में वहां गांजा फूकने वालों का जुमावड़ा लगने लगा। तीनों को फिर से अपने बैठक का स्थान बदलना पड़ा और वे दूसरे गांव के पास वाले नदी के किनारे जाते और वहीं बैठ सिगरेट पीते थे। क्या हुआ, आज तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? राहुल ने पंकज से पूछा। मत पूछ भाई, एक केस मिल गया था लेकिन साला दूसरा वकील उसे भड़का दिया। साला केस मिलते मिलते रह गया, फिर इसी बात पे उस वकील से बहस हो गया। साला तब से मूड खराब है, पंकज बोला। अरे साला, मेरा भी दिन खराब हो गया है। एक पहचान वाला आया था, बोल रहा था निवास प्रमाण पत्र बनवाना है। मैं रमेश, जिसका ब्लॉक में पहचान है, उसको कॉल किया तो बोलता है अभी सूरज के यहाँ है। जब से सूरज आया है मेरे सिंडिकेट के लड़के भी उसी के फार्म हाउस पर पड़े रहते हैं। साला दिन भर उनका सिगरेट गुटखा चलता है, रात को खस्सी, और हर सप्ताह में वो चंदौली जा रहे हैं, दारू पी पा के आते हैं। बड़ा पैसा कमा रहे साला और अपने लग्गू भग्गू पर उड़ा रहे। अरे तुम्हारे तो दिन के लौड़े लगे हैं, मेरे तो जिंदगी में लौड़े लगे हैं भाई। क्या फिर कुछ चचवा किया क्या? पंकज पूछा। अब करने को क्या बचा है, सब पहले ही लूट लिया। हिस्से में टूटा हुआ घर मिला था, साला पीछे का दीवार टूट रहा है, कमाई 1 रुपए का नहीं है, मरम्मत कराने के लिए उसमें पैसे लगाने पड़ेंगे। सोच रहा हूं शाम में खाली समय में बगल के गांव में 2-4 बच्चे को कोचिंग पढ़ा दूं। भाई तुम्हारा तो केस ही अलग निकला, तुम्हारा चचवाई राक्षस निकल गया, पंकज बोला। वकील साहब, सोच रहे हैं एक बार सूरज के फार्म हाउस पे चला ही जाए, देखते हैं क्या माहौल है, क्या पता नेतागिरी में कुछ फायदा ही मिल जाए। क्या बोलते हो? पंकज आखिरी कश लगाते हुए सिगरेट को जमीन पर फेंकते हुए बोला। जाओ पहचान बनाओ नेता, उधर किसी का कोई केस लड़ना हो तो मुझे बताना। आज मोटरसाइकिल नहीं था तो तीनों वहां से पैदल ही निकले। दूसरे गांव के पास सड़क के किनारे एक घर था। विवेक का नजर छत पे पड़ा। विवेक सन्न रह गया। छत पे एक लड़की हेडफोन लगा के गाना सुनते हुए टहल रही थी। विवेक का नजर एकटक उसे देखे जा रहा था। पंकज ने जब विवेक को देखा तो पंकज ने 10वीं में सिखाए गए त्रिकोणमिति का फॉर्मूला लगाते हुए अपना नजर भी उसी कोण पर फेरा। उसे तुरंत ज्ञात हो गया कि विवेक छत पर उस लड़की को देख रहा है। और ये तो वही लड़की है ना जिसके लिए तुम कूली बने थे। क्या नाम था उसका? लग तो वही रही है, तानिया नाम था। लग नहीं रही है, वो ही है। तुम्हारा किस बात का सिंडिकेट है, बगल के गांव में रहती है और तुम आज तक पता नहीं कर पाए, विवेक बोला। उसे हेलो बोल, पंकज बोला। भाग साला, तू 2 गांव के बीच मार कर आएगा। जब चुनाव लड़ूंगा तो यहां वोट मांगने भी नहीं आ पाऊंगा, राहुल बोला। अरे नेता, तुम्हें चुनाव में जीत हार की पड़ी है, यहां एक दोस्त जो दिल हार चुका है उसका कुछ नहीं, पंकज बोला। अरे ऐसा कुछ नहीं है बे, किस्मत में रहा तो दोबारा बात होगा। दोबारा बात? पहली बार बात कब हुआ? तुम मदद किए थे तो वो बस धन्यवाद बोली थी, उसे बातचीत नहीं कहते। साला नेता जलता है मुझसे, लग रहा है मेरा वोट नहीं चाहिए इसे, विवेक बोला। साला लड़की देखा नहीं, दोस्त से गद्दारी करने लगा, राहुल बोला। तीनों अपने अपने घर चल दिए। अब विवेक को शाम का इंतजार केवल इसलिए नहीं रहता था कि वो अपना फेफड़ा जला सके। अब उसे शाम का इंतजार इसलिए भी रहता था कि वो तानिया को देखकर अपने जले फेफड़े के बीच में धड़क रहे दिल को ठंडक दे सके। कभी कभी उसे देखते हुए दोनों की आंखें भी मिल जाती थी। अगले पल ही विवेक अपने आंखों को नीचे कर लेता था। जिस दिन वो दिखाई नहीं देती थी उस दिन विवेक का मूड खराब हो जाता था। एक शाम विवेक खेत पर काम कर रहा था। समय हो चुका था पंकज और राहुल के आने का, लेकिन दोनों का कोई अता पता नहीं था। जब विवेक अपने पैरों को धो रहा था तभी पंकज ने आवाज लगाया, ओए चल चलते हैं।
विवेक उसकी तरफ देखा तो केवल पंकज को पाया। अरे, नेताजी को कहाँ छोड़ दिया? विवेक पूछा। नेतावा सूरज के फार्म हाउस पे गया है। फोन किया था तो नेतावा बोल रहा था आज नहीं आ पाएगा। आज दोनों ही अकेले नदी की ओर गए। आज तान्या भी नहीं दिखी, जिससे विवेक का मूड भी ठीक नहीं था। विवेक के माँ का तबीयत भी अच्छा नहीं रहता था, तो विवेक माँ का खाना बनाने में मदद कर देता था। 8:30 बजे तक माँ बेटे खाना खा भी लेते थे। खाना खाकर विवेक ने बर्तन धोए और बिस्तरा लेकर छत पर चला गया। मोबाइल निकाल विवेक यूट्यूब पर कुछ देख रहा था, तभी उसकी मोबाइल की घंटी बजने लगी। ये राहुल का कॉल था। हेलो हेलो सिंडिकेट। हाँ भाई, क्या हुआ? बोल रहे थे कि सूरज के फार्म हाउस पर आजा, मटन बनाए हैं, पंकज भी आ रहा है। अरे नेता, अभी जस्ट खाना खाकर छत पर आए हैं, विवेक बोला। अरे कोई नहीं, फिर भी आजा, अगर फूंकना हो तो यहां और भी सब व्यवस्था है, राहुल बोला। अरे नहीं नहीं, तुम लोग एंजॉय करो, मुझे सुबह सुबह ही ट्यूशन पढ़ाने भी जाना है, विवेक बोला। जैसा तुम्हें ठीक लगे, अगर आने का मन हो तो पंकज को कॉल कर लेना, राहुल बोला। ठीक है। विवेक वापस यूट्यूब पर वीडियो देखने लगा और देखते देखते कब सो गया उसे पता भी नहीं चला। विवेक शाम को भी ट्यूशन पढ़ाने लगा। ट्यूशन पढ़ाकर वो सीधे अपने खेत की ओर निकलता था। कुछ दिनों से राहुल का उधर आना कम हो गया था। धीरे धीरे अब पंकज भी आना कम कर दिया था, क्योंकि पंकज को पैदल उतना दूर जाना उचित नहीं लगता था। जब 6 बजे तक कोई नहीं आता तो राहुल खुद ही निकल जाता था नदी के पास। पंकज और राहुल सूरज के फार्म हाउस पर ही शाम को पड़े रहते थे। अंदर बड़े बड़े स्पीकर पर गाना बजता रहता था। एसी अपने न्यूनतम तापमान पर चलता था। कोल्ड ड्रिंक फ्रिज में पड़ा रहता था। इस माहौल को छोड़कर राहुल और पंकज भला उस नदी के किनारे क्यों जाते? एक शाम विवेक बहुत अकेलापन महसूस कर रहा था। उसने पंकज को फोन मिलाया। हेलो हेलो, आज इधर आओगे क्या? विवेक पूछा। अरे, हम लोग ये सूरज के फार्म हाउस पर ही है, तुम्हें भी आना है तो आ जाओ, यहां सब अपने ही लोग हैं, यहीं फूंक भी लेना, पंकज बोला। ठीक है, तुम लोग मजे करो, आज मेरा मन नहीं है फूंकने का, विवेक बोला। विवेक मन मारकर छत पर जाकर डूबते सूरज को देखने लगा, लेकिन सिगरेट की तलब उसे बेचैन कर रही थी। उसे सूरज का हाव भाव ठीक नहीं लगता था, सो वो सूरज के फार्म हाउस पर जाने से कतरा रहा था। काफी जद्दोजहद के बाद विवेक अकेले ही नदी की ओर निकल गया। सूरज लगभग डूब चुका था। विवेक ने जल्दी जल्दी कदम बढ़ाया और निकल गया नदी की ओर। एक शाम विवेक ट्यूशन पढ़ाकर लौट रहा था तो रास्ते में उसे पंकज और राहुल मिल गए। अरे भाई, कहाँ हैं आजकल, दिखते नहीं, राहुल पूछा। मैं तो यहीं हूं, तुम लोग कहाँ रहते हो? विवेक बोला। बस सूरज का बर्थडे था, बनारस में पार्टी दिया था, दबा के खाना चला और दबा के दारू चला है, और आज भी पिला रहा था। हम लोग कहे नहीं भाई चलते हैं। बढ़िया है, विवेक बोला। अच्छा, किसी को तीर्थ पर भेजना होगा तो बताना, सूरज अपने पैसे से गांव के बुजुर्गों को भेज रहा है। अपने पैसे से क्यों? विवेक पूछा। अरे भाई, बोल रहा था उसका मनौती था, मनौती पूरा हो गया तो 50 लोगों को अपने पैसे से तीर्थ करा रहा है। शायद कोई बड़ा टेंडर हाथ लगा है उसे। आसपास के गांव वाले भी जा रहे हैं। अगर तुम किसी बुजुर्ग को जानते हो तो बताना, नहीं तो अगर ये सब अरेंजमेंट में मदद करना चाहते हो तो बताओ, ठीक ठाक पैसा मिल जाएगा। इसमें कैसा पैसा भाई, पुण्य का काम है। अरे, कहने का मतलब था अरेंजमेंट कराओगे तो खर्चा बर्चा तो मिलेगा ही ना, सब कुछ हम ही 8-10 लोग को करना है, साथ में कभी बनारस में पार्टी मिल जाएगा। अरे नहीं, ऐसे ही ठीक है, विवेक बोला। विवेक घर की ओर जा रहा था, लेकिन उसके जहन में अभी भी राहुल वाली बात थी। मन ही मन सोच रहा था, सूरज खूब पैसा लुटा रहा है इन लोग पर। वो सामान रखा और जल्दी से नहर की ओर निकला, क्योंकि प्याल और नशा ऐसा चीज है जिसकी तलब इंसान को बेचैन कर सकती है। शायद विवेक को तो दोनों का लत लग चुका था। सब कुछ ठीक चल रहा था। विवेक महीने का 5000 ट्यूशन से कमा रहा था, इतने में घर का खर्चा चल जाता था। लेकिन तभी एक दिन विवेक के घर एक नोटिस आता है। उसके हिस्से वाली जमीन पर कोई अभिमन्यु नाम का आदमी केस कर दिया था। उस नोटिस को देख विवेक को समझ आ जाता है कि ये उसके चाचा का ही चाल है। जब वो मां को ये सब बताता है तो मां को सदमा सा लग जाता है। विवेक मां से पूछता है आखिर उसका चाचा उन लोग को बर्बाद क्यों करना चाहता है। मां उसे बताती है, एक बार तुम्हारे चाचा शराब पीकर घर आया था। शराब के नशे में वो गली में खड़ा होकर सबको गाली दे रहा था। तुम्हारे पापा ने उसे एक थप्पड़ मार दिया था और पकड़कर घर लेते आए। उसे ये बात इतना बुरा लगा कि तब से वो हम लोग के पीछे पड़ गया और उसने कसम खाया कि एक दिन वो हम लोग से भीख मंगवाएगा। विवेक को अपने चाचा का मकसद समझ में आ चुका था।
आज रात में विवेक के गले से खाना नीचे नहीं उतर रहा था। विवेक आधा खाना छोड़ छत पर चला गया। उसे आज नींद नहीं आ रही थी। पंकज एक आपराधिक वकील था। इस केस के लिए उसे सिविल वकील की जरूरत थी, जिसका मतलब था और खर्चा। रात के 3 बजे विवेक को नींद आया। सुबह के 7 बज गए थे। विवेक अभी भी छत पर चादर तान के सोया था, तभी उसके कानों में चीखने चिल्लाने की आवाज आई। विवेक जगा और नीचे अपने मां से पूछा, क्या हुआ? रोने की आवाज आ रही है। मां को कुछ पता नहीं था। विवेक जल्दी से हाथ मुंह धोया और बाहर निकला। बाहर चौराहे पर कुछ लोग जुटे हुए थे। विवेक बगल में खड़े गुड्डू चाचा से पूछा, चचा क्या हुआ? गुड्डू चाचा फुसफुसाते हुए बोले, तीर्थ के लिए बस नहीं निकली थी, वो नदी में पलट गई। बस ड्राइवर को छोड़ सब मर गए। ये सुन विवेक सकते में आ गया। कुछ ही देर बाद पंकज, सूरज और राहुल आए। सारे लोग उनसे घटना के बारे पूछने लगे। सूरज उन्हें घटना विस्तार से बताने लगा। घटना का विवरण करते हुए सूरज का गला बैठा जा रहा था। जिन घर के सदस्य मरे थे, उनके घर पर मातम छा गया। पंकज और राहुल का भी रोने वाली शक्ल बनी हुई थी। विवेक उनसे जाकर मिला और उनका हिम्मत बढ़ाया। कुछ दिनों तक गांव में अलग अलग तर्क दिया गया। कोई कहता था ड्राइवर का आंख लग गया था, कोई कहता था ड्राइवर नशे में था, तो जैसे ही गाड़ी नदी में गिरी, पानी से ड्राइवर का नशा फट गया और ड्राइवर तैर के निकल गया और बूढ़े लोग तैर नहीं पाए। कोई कहता था ये 2 नंबर के पैसे से तीर्थ करेंगे तो यही होगा ना। सूरज अपने पैसे से सबका अंतिम संस्कार कराया और भोज खिलाया। राहुल और पंकज अब चुपके से शाम में घर से निकलते थे और विवेक के साथ जाकर नदी के पास कुछ वक्त बिताते थे। विवेक के मां का भी तबीयत खराब था। विवेक मां को कई बार भभुआ शहर ले गया था और अलग अलग डॉक्टर से दिखाया था। उनमें से अधिकतर डॉक्टर बनारस या पटना ले जाने की सलाह देते थे, क्योंकि डॉक्टर बहुत दिन के इलाज के बाद भी उनका रोग पकड़ नहीं पाए थे। विवेक को पता था बड़े शहर में जाने का मतलब अच्छा खासा खर्चा था। विवेक सोच रहा था किसी से कुछ पैसे उधार ले ले, लेकिन उसके जान पहचान में उसे 2 दोस्त छोड़ कर और कोई नहीं दिख रहा था जो उसे उधार दे। जब से विवेक गरीब हुआ था, उसके रिश्तेदार उसे न्योता तक देना बंद कर दिए थे। वो रिश्तेदार उसे उधार कैसे देते? और विवेक के 2 दोस्त पंकज और राहुल के मानसिक हालात खराब थे, क्योंकि मोहल्ले के कुछ लोगों को तीर्थ पर जाने के लिए दोनों ने ही सलाह दिया था। दोनों अपने आप को गुनहगार मानते थे। ऐसी स्थिति में पैसे मांगना उसे सही नहीं लग रहा था। इलाज की चिंता में डूबा विवेक दोपहर को खेत पर पहुंचा। अभी वहां वो कुछ देर था कि 2 हट्टे कट्टे लड़के आए और बोलने लगे, ये उनका खेत है, फर्जी कागज बनवा के तुम लोग इतना साल खेती किए, अब तुम्हारा नहीं चलेगा। एक लड़का तो विवेक का हाथ पकड़ खेत से निकालने लगा। विवेक, जिसका दिमाग पहले से खराब था, वो उस लड़के से झगड़ गया। ये देख दूसरा लड़का आया और विवेक को एक घुसा मारा। विवेक के नाक पर घुसा लगा। विवेक का दिमाग झंझना गया। विवेक ने सामने रखी ईंट को उठाया और एक लड़के के सर पर दे मारा। उसके सर से खून बहने लगा। दूसरा लड़का उसको संभालने लगा, तब तक विवेक वहां से भाग गया। विवेक घर आकर हाथ मुंह धोया और बेड पर लेट गया और अपनी किस्मत के बारे में सोचने लगा। उसे कब नींद लग गया पता भी नहीं चला। जब वो जगा तो बहुत तेज बारिश हो रही थी। मां को तेज बुखार आया हुआ था। उसने मां को दवाई दिया और रात के खाना बनाने के लिए सब्जी काटने लगा। तभी कोई उसका दरवाजा खटखटाया। जैसे ही विवेक दरवाजा खोला, उसे एक मुक्का मुंह पर लगा। एक आदमी मुक्के लात के बारिश करते हुए बोल रहा था, साला मेरे लड़के को मारता है, दोबारा खेत पर दिख गया तो जान ले लेंगे। उसके पीछे 3 और आदमी खड़े थे। तीनों मुंह में पान दबाए विवेक को धमकी दे रहे थे। मोहल्ले के कुछ लोग भी घर से बाहर आ गए थे। विवेक के नाक से खून बहने लगा था। वो आदमी विवेक को आखिरी चेतावनी देकर उसे वहीं छोड़ जीप पर बैठ निकल गया। विवेक घर के अंदर आकर अपना मुंह धोने लगा और नाक से बह रहे खून को रोकने की कोशिश किया। विवेक मन ही मन सोचा, अच्छा हुआ मां सो रही है। कुछ ही देर में विवेक को पुलिस की गाड़ी का सायरन सुनाई दिया। विवेक को लगा लड़ाई को देख कोई मोहल्ले वाला पुलिस को कॉल लगा दिया होगा, लेकिन वो हतप्रभ भी था कि अभी लड़ाई हुए 10 मिनट भी नहीं हुआ है और पुलिस की गाड़ी आ गई। विवेक को लगातार पुलिस का सायरन सुनाई दे रहा था। विवेक गली में निकलना नहीं चाहता था। विवेक को आशा था कि पुलिस उसका दरवाजा खटखटाएगी, लेकिन कुछ देर में सायरन बंद हुआ और 20 मिनट बाद दोबारा सायरन बजा, लेकिन इस बार सायरन की आवाज धीरे होती जा रही थी, मतलब पुलिस जा रही थी। ओझल हो रहे पुलिस के सायरन की आवाज के बीच अचानक से एक जोरदार आवाज आई। वो आवाज विवेक के घर के पीछे की दीवार और एक कमरा गिरने की थी। पूरा दीवार धराशायी हो गया था और इतना सारा विपत्ति में एक और विपत्ति आता देख विवेक का जिंदगी जीने का मनोबल भी धराशायी हो चुका था। विवेक की मां जो सो रही थी वो भी इस आवाज से जग गई और घर में भर रहे धूल को देख माथा पकड़ ली। विवेक भी अब माथा पकड़ के बैठा था।
उसका खेत उससे छिनने वाला था, माँ का तबीयत ठीक नहीं हो रहा था और अब दीवार भी टूट गया था। विवेक मन ही मन प्लान बनाया कि अगर चाचा ने उसे बर्बाद करने का कसम खाया है तो वो भी उनके परिवार को बर्बाद कर देगा। चाचा के परिवार को खत्म कर वो खुद और माँ को मार लेगा। वैसे भी पैसों की तंगी से और रोज माँ को मरता देख वो पहले ही टूट चुका था। कुछ साल बाद एक दिन अखबार में पहले पन्ने पर कोने में एक खबर छपा था। एक सिरफिरे ने अपने चाचा के पूरे परिवार को मौत के घाट उतारा। लड़के ने एक धारदार हथियार से अपने चाचा, चाची और उनके बेटे का बेरहमी से कत्ल कर दिया। लड़के ने खुद इसकी सूचना थाने में दी और आत्महत्या कर लिया। पुलिस इसे आपसी विवाद बता रही है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये खबर पढ़ विवेक मुस्कुराया और सोचा, सला मैं अकेला नहीं था जो ये सब करने की सोच रहा था। विवेक पटना में था और अपने माँ को भी पटना ले आया था। विवेक की एक सरकारी नौकरी लग गई थी, लेकिन ये सब हुआ कैसे, ये जानने के लिए 3 साल पीछे जाना पड़ेगा। तेज बारिश हो रहा था, सो विवेक टूटे हुए कमरे का सामान जल्दी जल्दी हटाने लगा। तभी उसे एक टूटा हुआ बड़ा सा हांडी दिखा। विवेक मोबाइल के टॉर्च से देखा तो उसका आंख फटा का फटा रह गया। उस हांडी में सोने के सिक्के थे। पुराने जमाने में घरों के दीवार में सोने चांदी के सिक्के छुपा के रख दिए जाते थे। विवेक एक सिक्का लिया और माँ को दिखाया। विवेक आश्वस्त हो जाना चाहता था कि ये सिक्के सोने के ही हैं। माँ ने सिक्का देखा और परखने के बाद बोली, ये सोने ही हैं। विवेक के खुशी का ठिकाना न रहा। विवेक ने माँ को सारी बात बताई और उसी रात वो भीगते हुए भभुआ शहर आया और 2 सिक्के को अलग अलग सुनार की दुकान पर भेज दिया। विवेक भभुआ शहर से ही एक कार बुक कर लिया था वाराणसी जाने के लिए। जब वो मोहल्ले तक लौटा, देखा कुछ लोग जुटे हुए थे और वो आपस में बात कर रहे थे। विवेक कार को अपने घर के पास रोका और माँ को कार में बैठाया और बनारस निकल गया। बनारस के एक अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में उसके माँ का इलाज शुरू हो गया। विवेक पंकज और राहुल को फोन लगाया, लेकिन किसी ने उसका फोन नहीं उठाया। विवेक उन्हें दिन में एक बार जरूर फोन करता था, लेकिन अगले दिन से ही उनका फोन अब स्विच ऑफ आता था। 10 दिन में विवेक की माँ बिल्कुल स्वस्थ हो गई। विवेक वापस गांव लौट आया। विवेक घर से बाहर नहीं निकलता था। विवेक को समझ में नहीं आ रहा था ये पंकज और राहुल कहाँ हैं। विवेक के साथ जो उस दिन हुआ था, उसके बाद तो उसमें हिम्मत नहीं था कि समाज में जाए। विवेक को गेहूं पिसाने के लिए मिल जाना था, तो वो पहले देखा गली में कोई नहीं है ना। फिर वो बाहर कदम रखा। चुपचाप वो मिल की ओर निकल गया। मिल वाले ने उसे रोकते हुए बोला, थोड़ी देर रुक जाओ, तुम्हारा ही पीस देता हूं, फिर लेके चले जाना। विवेक मिल पर ही सामने रखी कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर में गांव के 2 लोग मिल की तरफ आए। अभी विवेक के गेहूं की पिसाई चल रही थी। दोनों लोग अपने बारी का इंतजार करने लगे। विवेक अपने मोबाइल में खोया हुआ था, तभी वो उन दोनों के बातों पर ध्यान देने लगा। अपने तो गया ही साला, गांव के 4 लड़कों को और ले गया। मुझे तो पहले ही शक था कि साले का कुछ 2 नंबर का धंधा है। एक आदमी बोला, कितना बढ़िया प्लान बनाया था। पुलिस बता रही है कि पहले भी ऐसा कर चुका है, तभी तो इतना पैसा उड़ा रहा था। नहीं तो आज के जमाने में दूसरे के ऊपर पैसा कौन खर्चा करता है। पहला आदमी बोला। विवेक को उनकी बातों से जानी पहचानी अनुभूति हो रही थी। विवेक ने उनको टोकते हुए पूछा, क्यों, क्या कुछ हुआ है क्या गांव में? उस आदमी ने विवेक को पूरी बात बताई। हुआ कुछ यूं था, उस दिन जब विवेक की लड़ाई हुई थी, उसके बाद उसे पुलिस के गाड़ी के आने की आवाज सुनाई दी थी। वो पुलिस की गाड़ी विवेक के लिए नहीं, बल्कि सूरज और उसके दोस्तों को गिरफ्तार करने के लिए आई थी। कुछ दिनों पहले सूरज 50-55 लोगों को तीरथ पर भेजा था। इसके पीछे सूरज की बहुत बड़ी साजिश थी। सूरज है कि इंश्योरेंस कंपनी के मैनेजर को पैसा खिलाकर 1 साल के पहले के तारीख पर इन सभी लोगों का इंश्योरेंस कराया और उनके नॉमिनी में अपना और अपने दोस्तों का नाम डाल दिया था। फायदा होने पर वो मैनेजर और सूरज बराबर के हिस्सेदार थे। सूरज ने बस वाले ड्राइवर को भी पैसा खिलाया था। प्लान के मुताबिक बस वाला ड्राइवर पुल पर ही कूद गया था और बस को सीधे नदी में उतार दिया। उस नदी से किसी के बचने का कोई मौका नहीं था और बस वाला ड्राइवर वापस उस नदी में उतरकर किनारे पर तैर कर आया और पुलिस को बस के गिरने की सूचना दी थी। सब कुछ प्लान के ही मुताबिक चल रहा था, लेकिन बस वाला ड्राइवर अपने गांव लौटा और मिले हुए पैसों से अय्याशी करने लगा। रोज दारू पीकर वो गालियां बकता रहता था। पड़ोसी ने पुलिस को दारू पीने वाली बात बता दिया। जब पुलिस वाले ने उसके घर पर दारू पकड़ने के लिए छापा मारा तो उन्हें वहां 20 लाख रुपए मिले। पुलिस को शक हुआ कि एक बस ड्राइवर के पास इतने पैसे कैसे आ सकते हैं। फिर क्या था, पुलिस वालों ने अपना जांच आगे बढ़ाया और धीरे धीरे बस ड्राइवर ने सब कुछ उगल दिया। फिर पुलिस वालों ने उस मैनेजर को गिरफ्तार किया। उसके बाद पुलिस उस दिन सूरज और उसके दोस्तों को गिरफ्तार करने के लिए आई। सूरज के साथ राहुल और पंकज को भी गिरफ्तार करके ले गई थी। सूरज पहले भी ये सब कर चुका था। जहां वो पहले रहता था वहां पर उसने एक एक्सीडेंट में 20 मजदूरों को मरवा दिया था और उन लोगों का पहले से इंश्योरेंस करा रखा था और वहां से उसने करोड़ों कमाया था। सूरज भी एक किस्म का बागी ही था। शायद उसे भी लगता हो सरकारी नौकरी ही सब कुछ नहीं है, सो पैसा, पावर और पहुंच बनाने के लिए उसने शॉर्टकट को चुना। आज उसका अंजाम भुगत रहा। ये सब सुन विवेक का माथा चकरा गया।
विवेक वहां से निकला। उसके हाथ में मात्र 10 किलो आटा था, लेकिन न जाने क्यों आज वो बहुत ज्यादा भारी लग रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे। वो सोच रहा था कि अगर उस दिन वो भी सूरज के फार्म हाउस पर चला गया होता तो आज वो भी जेल के सलाखों के पीछे होता। कुछ दिनों तक विवेक कुछ सोने के सिक्के अलग अलग शहर में जाकर बेच दिया और घर को रहने लायक मरम्मत कराया और पटना निकल गया सरकारी नौकरी का तैयारी करने के लिए। जब विवेक का चयन हो गया तो उसने अपनी मां को भी पटना ही बुला लिया। एक शाम विवेक जिम में था तो उसे एक अनजान नंबर से फोन आया। पंकज ने फोन उठाया तो उसे एक जाना पहचाना आवाज सुनाई दिया। हेलो हेलो, मैं सीडी गेट बोल रहा। विवेक भाई, किस दुनिया में रह रहे हो? नंबर चेंज कर लिए हो? ना फेसबुक पर हो ना इंस्टाग्राम पर। राहुल बोला, अरे नेता तुम्हें मेरा ये नया नंबर कैसे मिल गया? नंबर बस मेरा ही थोड़ी चेंज हुआ है, तुम्हारा भी बदल गया है। विवेक बोला, अरे अपना सिंडिकेट बहुत बड़ा है, तुम्हारा नंबर निकालना कौन सा मुश्किल काम है। मैं कम से कम फेसबुक पर तो हूं, वहां से तो नंबर पता कर सकते हो। तुम्हारा तो कोई अता पता ही नहीं है, पता नहीं कौन से गुफा में छुपे हो। राहुल बोला, ये सब छोड़ो और बताओ क्या कर रहे हो। विवेक बोला, रेलवे के ग्रुप डी में सिलेक्शन हो गया, ट्रैकमैन का जॉब कर रहा हूं। अरे नेता, इतना बड़ा बदलाव, समाज बदलते बदलते कहां पटरी बदलने लगे। लेकिन सच बताओ नेता, सुन के दिल खुश हुआ कि तुम भी नौकरी करने लगे। मेरा भी नौकरी। राहुल बीच में ही उसे टोकते हुए बोला, अबे खाली नेतागिरी छोड़े हैं, ठीक है? अभी भी सिंडिकेट में क्या हो रहा है सब पता है, तुम्हारे बारे में सब पता है कि सरकारी नौकरी लगा है, बस ये बता कौन सा सरकारी नौकरी लगा है। राहुल बोला, भाई ट्रेनिंग चल रहा है, एक बार लग जाने दे, फिर ही किसी को बताऊंगा। लेकिन भाई मान गए तेरे सिंडिकेट को भाई, मैंने किसी गांव वाले को अपना नंबर नहीं बताया, फिर भी तुम मेरा नंबर निकाल लिए। तुम रेलवे में गलती से चल गए नेता, सीबीआई में होना चाहिए था तुम्हें। और पंकज का कुछ पता है? पंकज लखनऊ में सरकारी वकील बन गया है, उसका भी लाइफ सेट है। उसको भी तुम्हारा नंबर भेज दिया हूं, वो भी आज कॉल करेगा तुम्हें। और हाँ, साला जिस लिए फोन किया वही भूल गए, 20 फरवरी को गांव आजा भैया का, 21 को तिलक है और 23 को शादी। गांव से हो रहा है, हम ही लोग को संभालना है, तू तो जानता ही है। वो सब कांड के बाद गांव में अब हमारा कई घर से बोलचाल बंद है। अरे 23 को, अरे यार 23 को लगन तगड़ा है क्या? बहुत शादी है उस दिन। एक और शादी में जाना था, भभुआ में ही था वो शादी, लेकिन कोई नहीं, वहां जाऊंगा, 10 मिनट में वहां से वापस आ जाऊंगा। विवेक बोला, 10 मिनट? साले तुमको 1 मिनट नहीं छोड़ूंगा। बस तुम्हारा शादी नहीं है ना, किसी का भी हो मैं जाने नहीं दूंगा भाई, गिन के 3-4 लोग ही हैं संभलने के लिए। राहुल बोला, ठीक है, नहीं जाऊंगा बस। विवेक बोला, चलो फिर अगले के अगले सप्ताह मिलते हैं। राहुल बोला, चलो बाय बाय। विवेक ने व्हाट्सएप खोला और एक दोस्त को एक मैसेज भेजा, सॉरी मैं तुम्हारे बहन के शादी में नहीं आ पाऊंगा, उसी दिन मेरे बचपन के दोस्त के भाई की शादी है और मुझे लगता है उन्हें मेरी जरूरत है। उस रात पंकज का भी फोन आया और दोनों पुराने दिन को याद कर भावुक हो गए। पंकज ने विवेक को पूरा कहानी विस्तार से बताया। सूरज हम लोग के सामने कहानी बनाया था। सूरज ने गांव वाले सारे दोस्तों को बताया कि उसका दोस्त एक बैंक में काम करता है, नया बैंक है, तो उसे एक अकाउंट खुलवाने का 5,000 मिल रहा है। उसने हम सब दोस्तों को बोला, अकाउंट खुलवा लो, 4,000 तुम्हारे और 1,000 उसका दोस्त रख लेगा। बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए बहुत सा कागज लाया था। धोखे से सूरज के दोस्त ने अकाउंट खुलवाने के नाम पर इंश्योरेंस वाले नॉमिनी वाले कागज पर साइन करा लिया और साथ में बैंक में अकाउंट भी खुलवा दिया। उन्होंने अकाउंट खोलने के लिए अपने मोबाइल नंबर का प्रयोग किया था, क्योंकि जब इंश्योरेंस का पैसा आ जाता तो वो इंटरनेट बैंकिंग से वो सारा पैसा धीरे धीरे निकाल लेते। हम लोग को कुछ पता भी नहीं लगता, लेकिन यहीं वो गलती बैठ गए। जब पुलिस जांच हुआ तो सारा मोबाइल नंबर उसका और उसके दोस्त का ही निकला, तो हम किसी तरह बच गए। फिर नेता कानपुर चल गया अपने भैया के पास और तैयारी करने लगा नौकरी की। उसके भैया उसे पढ़ाते थे। मैं अपने दोस्त के यहाँ लखनऊ आ गया। किस्मत अच्छा था, मैं भी सरकारी वकील बन गया। विवेक राहुल और पंकज से मिलने के लिए बहुत ही उत्सुक था, लेकिन विवेक जरूरी काम के कारण 21 को तिलक में नहीं पहुंच पाया। विवेक 22 को गांव पहुंचा। गांव बहुत बदला बदला सा लग रहा था। बहुत सारे लोग गांव छोड़ चुके थे। विवेक अपने घर पर गया, वहां थोड़ा बहुत सफाई किया और निकल गया राहुल के घर की ओर। राहुल के घर के पास पहुंचते हुए विवेक ने फोन मिलाया। हेलो, आ गया हूं भाई, तुम्हारे घर के सामने खड़ा हूं। अरे तो सामने क्यों खड़ा है, घर में आ, ऊपर हल्दी का भोज चल रहा है, हम लोग ऊपर ही है। राहुल बोला। विवेक सीढ़ियों से ऊपर चढ़ा। उसकी नजर राहुल और पंकज पर पड़ी। राहुल और पंकज की भी नजर विवेक पर पड़ी। तीनों एक दूसरे को गले लगा लिए। अब नेता पहले की तरह मोटा ताजा नहीं था, उसके तोंद खत्म हो चुके थे। पंकज ने दाढ़ी बढ़ा ली थी। तीनों एक साथ दर्री पर बैठ भोज खाने लगे। तीनों अरसे बाद भोज खा रहे थे। तीनों अपने बचपन के दिन में खो गए। जब किसी के घर भोज होता था तो दर्री पर बैठ पत्तल में खाने का मजा ही अलग होता था। गांव में परोसने का जिम्मा जवान लड़कों के कंधे पर होता था। तीनों को गांव की संस्कृति से दूर हुए सालों हो चुके थे, लेकिन वो कभी उसे भुला नहीं पाए थे। पंकज और विवेक घर के सदस्य की तरह हर काम में हाथ बटाने लगे। राहुल ने उन्हें रात को घर नहीं जाने दिया और ऊपर छत में बने कमरे में तीनों ने सोने का प्लान बनाया। जब रात के 10 बज गए और छत पर से सब नीचे कमरे में चले गए तो राहुल ने सिगरेट निकाली और तीनों एक एक करके छत पर ही कश लगाने लगे।
अगले दिन बारात निकलने वाली थी। बारात भभुआ शहर में एक मैरिज हॉल था, वहीं जाने वाली थी। अरे आज सुबह पापा बता रहे थे कि भाभी की छोटी बहन है ना, वो एसडीएम है, और साला तुम्हारा चचवा अपने लड़का का शादी कराना चाहता है, लेकिन पापा बोल रहे हम लोग होने नहीं देंगे। राहुल बोला। कहाँ इस शुभ काम में उस राक्षस का नाम ले लिया, और सो जाओ, कल सुबह बहुत काम है, फूल वाले को भी लाना है, गाड़ी से जाना है, पंकज बोला। तीनों सुबह जगे और जागते ही बाइक पर बैठ दूर खेत की ओर निकले और धूम्रपान करने के बाद पास वाली दुकान से 3 चॉकलेट खरीदे और उसे खाते हुए घर लौट आए ताकि मुंह से सिगरेट का गंध न आए। पूरे दिन इधर उधर काम के लिए भागने के बाद शाम में तीनों कमरे में आए और नए कपड़ा पहन नीचे कार में बैठ गए। मैरिज हॉल से कुछ देर पहले गाड़ी रुका, वहां से बारात निकलने वाला था। द्वार पूजा का तैयारी हो चुका था। डीजे पर धड़कन तेज करने वाले गाने बजने लगे। गांव के छोटे छोटे बच्चे डीजे पर थिरक रहे थे। राहुल अपने चचेरे ममेरे भाइयों को लेकर आया और विवेक और पंकज के साथ डीजे पर नाचते हुए मैरिज हॉल की ओर बढ़ चला। आसमान को पटाखों की रोशनी ने चकाचौंध कर रखा था। द्वार पूजा के बाद अब बारी थी जयमाल का। विवेक और पंकज कुर्सी पर बैठे हुए थे। राहुल अपने भैया के साथ स्टेज पर था। कुछ लड़कियां दुल्हन को लेकर स्टेज पर आईं। सामने का दृश्य देख विवेक चौंक गया। उसे ये उम्मीद नहीं था। पंकज भी ये देख चौंक गया था। दुल्हन के साथ जो लड़कियां आई थीं, उनमें से एक तान्या भी थी। तभी उधर से राहुल दौड़ते हुए आया और बोला, अबे तुझे पता है तान्या ही भाभी की छोटी बहन है। मुझे जब नाम पता चला था तो मुझे लगा था कोई और होगी तान्या। भाई अगर एसडीएम ना होती ना तो आज तुम्हारे लिए बात करता उससे, लेकिन भाई एसडीएम है और मुझे किसी और लफड़े में नहीं पड़ना। राहुल बोला। भाई तुम्हारे सिंडिकेट का औकात पता चल गया? एक लड़की से बात नहीं कर पा रहे जबकि वो लड़की साली है तुम्हारी। गजब फट्टू हो बे। अच्छा हुआ नेतागिरी छोड़ दिए, विवेक मजे लेते हुए बोला। अरे ऐसा बात है तो मैं तुम्हारा इंट्रोडक्शन करा दूंगा, बाकी बात तुम करना। राहुल बोला। ना भाई ना, मेरे लिए इतना कष्ट ना कर, वो देखो भैया बुला रहे तुम्हें। विवेक बोला। राहुल चला गया। कुछ देर बाद राहुल आया और विवेक और पंकज को स्टेज पर ले गया और तीनों एक साथ फोटो खिंचाई। राहुल के पापा ने राहुल से बोला, जाकर देख ले गांव वाले सब नाश्ता कर लिए या नहीं। राहुल पंकज को लेकर टेंट में चला गया जहां बाराती नाश्ता कर रहे थे। तभी विवेक के पीछे से एक आवाज आया, तुम यहां? विवेक पीछे मुड़ा तो देखा तान्या खड़ी थी। क्यों, मुझे यहां नहीं होना चाहिए था? विवेक बोला। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, तुम तो नहीं। विवेक उसे बीच में ही टोकते हुए बोला, अरे अमरेश भैया ही मेरे बेस्ट फ्रेंड के भाई हैं। ओ अच्छा जीजा जी। तभी आगे से कोई तान्या को आवाज लगाया और तान्या स्टेज पर अपने बहन को लेने चली गई। कुछ देर में पंकज और राहुल भी आ गए। खाना पीना हो चुका था, शादी का रस्म भी शुरू हो चुका था। तीनों उस जगह पर पहुंचे। राहुल के पहुंचते ही राहुल की चचेरे भाई रजत ने राहुल को एक झोला पकड़ाते हुए बोला, भैया ये जूता है, इसको संभाल के रखना, लड़की वालों को देना नहीं है। राहुल कुछ बोल पाता उससे पहले ही रजत वहां से चला गया। रजत शायद अपने माथे का बोझ राहुल के मत्थे मड़ चुका था। राहुल पास में लगे कुर्सी पर बैठ गया और झोले को कुर्सी के पैर से दबा दिया। कुछ ही देर में राहुल के पापा आए और राहुल को घर से कुछ लाने के लिए बोले। पंकज को कार चलाने आता था। राहुल पंकज को लेकर चला गया। राहुल ने वो झोला विवेक को पकड़ा दिया और बोला, कोई काम होगा तो फोन करना, मैं तुरंत आता हूं। कुछ देर बाद ही राहुल के चचेरे फुफेरे भाई बहन आ चुके थे। सब अगल बगल कुर्सी पर बैठ गए। लड़की वाले तरफ से 2 लड़कियां आईं और विवेक से जूता मांगने लगी। विवेक मना करता रहा। कुछ देर तक हारकर वो चली गईं। विवेक मन ही मन सोचने लगा कि ये साला राहुल अच्छा फंसा है, कोई काम ही दे देता, कौन साला बैठकर जूते की रखवाली करे। विवेक मोबाइल निकालकर इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच हो रहे क्रिकेट मैच का स्कोर देखने लगा। तभी एक आवाज सुन उसकी एकाग्रता टूटी। वह आवाज विवेक के लिए जानी पहचानी थी। विवेक जूते दे दो, तान्या बोली। मेरे जूते चाहिए? विवेक बोला। नहीं जीजा जी के, तान्या बोली। मेरे पास कोई जूते नहीं हैं, विवेक बोला। तुम्हें शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? तान्या बोली। अच्छा तुम्हें जूता चोरी करने में शर्म नहीं आ रही तो मुझे झूठ बोलने में क्यों आए? विवेक बोला। कुछ देर तक सब कुछ शांत था। तब तक राहुल और पंकज आ चुके थे। वो पीछे खाली कुर्सी पर बैठ गए। वो विवेक को पीछे बुलाना चाहते थे, लेकिन राहुल और पंकज विवेक को तान्या के साथ बात करते देख चुप ही रहना बेहतर समझे। अरे खड़ी क्यों हो, कुर्सी पर बैठो, विवेक ने कुर्सी की ओर इशारा करते हुए बोला। तान्या सामने कुर्सी पर बैठ गई। तो नहीं दोगे जूता? तान्या भौं चढ़ाकर बोली। अरे राहुल ने मुझे दिया है, वो बोल देगा देना है तो दे दूंगा, मैं किसी से नहीं पूछूंगी, तुम्हारे पास है, मैं तुमसे मांग रही हूं, तान्या बोली।
मत पूछो, मैं तो देने से रहा। फिर कुछ देर तक शांति छाए रहा। मैं दे दूंगा तो इसमें मेरा क्या फायदा होगा, विवेक बोला। जितना पैसा मिलेगा उसमें 5% तुम भी ले लेना। बस 5%? अरे मैं उसमें एक भी रुपया नहीं ले रही, वो छोटी बहनें हैं, वो ही बांटेंगी अपने में। चलो 10% ले लेना। यार अफसर बनने वाली हो, अभी से घूस देना सीख ली, कुछ दिन में घूस लेना सीख जाओगी, विवेक ने मजे लेते हुए बोला। बगल में राहुल की फुफेरी बहन बैठी थी। उसे लगा कि विवेक तान्या का बेइज्जती कर रहा है। वो विवेक को डांटते हुए बोली, ऐसे बात करते हैं, तमीज नहीं, तुम्हें पता भी है वो एसडीएम है, उनकी शराफत का फायदा उठा रहे हो। विवेक सकपका गया। तान्या माहौल की नजाकत को समझते हुए शालीनता से बोली, अरे दीदी कोई बात नहीं, इतना मजाक तो चलता है। मजाक एक दायरे में ही अच्छा लगता है, राहुल की बहन बोली। अब राहुल पीछे से उठा और फुफेरी बहन को समझाते हुए बोला, अरे दीदी गांव में इतना सब चलता है। विवेक कुर्सी के पैर से झोले को छुड़ाया और राहुल को देते हुए बोला, भाई तुम ही संभालो। राहुल समझ ही नहीं पा रहा था क्या करे। उसने वो झोला तान्या को पकड़ा दिया। तान्या जूते लेकर चली गई। विवेक पीछे जाकर राहुल और पंकज के साथ बैठ गया। भाई का बोलो, एक मंडप बगल में लगवा ही दिया जाए, राहुल मजे लेते हुए बोला। लगवा देते तो खर्चा बच जाता नेता, विवेक बोला। साला हम लोग आधे घंटे के लिए चले क्या, तुम खेल कर दिए, पंकज बोला। तभी विवेक की नजर अपने चचा पर पड़ी। अरे साला ये भी यहां है, विवेक अपने चचा की ओर इशारा करते हुए बोला। अरे इसका तो ये सब देखकर जल गया होगा। बहुत सही किया विवेक, ये तान्या सही तो अपने लड़के का शादी कराना चाहता है, कई बार खबर दे चुका है। राहुल अपने भैया के पास चला गया। वहां बार बार चिल्लर पैसों की जरूरत पड़ रही थी। राहुल उनके बगल में ही बैठ गया। भाई कल रात भी नींद पूरा नहीं हुआ था, आंख लाल हो गया है, मैं बाहर जा रहा हूं, टेंट में कुछ देर सो लेता हूं, फ्रेश लगेगा, कोई जरूरत होगा तो कॉल करना। ठीक है जा, मैं यहीं हूं, कुछ जरूरत पड़ेगा तो फोन करूंगा। विवेक मोबाइल निकाल उसमें इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच हो रहे क्रिकेट मैच का स्कोर देखने लगा। अचानक से उसे एहसास हुआ कि उसके बगल में अभी अभी कोई बैठा है। विवेक नजर ऊपर करके देखता उससे पहले ही वहां बैठी तान्या ने बोला, लो आइसक्रीम खाओ और दिमाग ठंडा करो। दीदी को गलत फहमी हो गया होगा शायद। अरे कोई इशू नहीं है, तुम ही आइसक्रीम खाओ, बड़ी दीदी हैं, कुछ बोल दिया तो क्या हो गया, मैं तो खा ही रही हूं, ये तुम्हारे लिए लेकर आई हूं, चिंता मत करो, तुम्हें 10% मिल जाएगा। विवेक आइसक्रीम लेते हुए बोला, अरे मजाक कर रहा था, मुझे नहीं चाहिए कोई पैसे। तान्या को विवेक के बगल में बैठा देख राहुल भौंवे चढ़ाकर विवेक से आंखों ही आंखों में सवाल किया, ये क्या हो रहा है? और विवेक ने आंखों ही आंखों में जवाब दिया, बताता हूं बाद में। शादी वहां मंडप में चल रही थी, लेकिन इस समय तान्या और विवेक आकर्षण का केंद्र बने हुए थे। इसका कारण यह था कि विवेक, जिसका गरीबी के कारण समाज में अब कोई वैल्यू नहीं बचा था, उसके साथ तान्या क्यों बात कर रही है। तान्या जब से बीपीएससी परीक्षा को पास की थी, सब कोई उसके और उसके परिवार के साथ नजदीकियां बनाने की कोशिश करता था। वो लड़की एक तुच्छ से लड़के को अगर आइसक्रीम ले जाकर दे तो ये सबके मन में खटकेगा ही ना। अधिकतर लोगों की नजर उनकी तरफ था। इतने लोग उनकी तरफ देख रहे थे तो ये बात तान्या को खटक रही थी। तान्या ने विवेक से पूछा, सब हमारी तरफ क्यों देख रहे हैं? विवेक बोला, क्योंकि यहां अधिकतर लोग गांव से हैं। फिर भी लोग इतना अजीब तरीके से देख रहे हैं, पहले तो ऐसा नहीं देखा। तभी राहुल की फुफेरी बहन आई और तान्या से पूछी, कोई प्रॉब्लम है क्या दीदी? नहीं तो, तान्या बोली। कुछ ऐसा है क्या जो मैं मिस कर रही हूं? विवेक हंसते हुए बोला, तुम मिस नहीं कर रही, ये सारे लोग मिस कर रहे हैं। क्या? तान्या तपाक से बोली, एक्चुअली बात ऐसा है कि हमारा खेत बारी बचा नहीं है, तो समाज में मुझे हीन भावना से देखा जाता है, और ऊपर से मैं बेरोजगार। तो जब एक बेरोजगार के साथ कोई अफसर आकर बात करेगी तो ये बात सबके आंख में खटके गई ना। इसीलिए सब घूर घूर कर देख रहे हैं कि मैंने कौन सा जादू कर दिया है कि तुम आकर मुझसे बात कर रही हो। तुम पागल हो गए हो, तुम बेरोजगार कब से हो गए? तुम भी तो एसडीएम हो। तान्या बोली, अरे अभी हूं नहीं, ट्रेनिंग चल रहा है। अरे वही बात, तो मैं कौन सी हूं, मेरा भी तो ट्रेनिंग ही चल रहा है। बस यही तो अंतर है। तुम जानती हो कि मैं एसडीएम बनने वाला हूं, लेकिन यहां तुम्हारे अलावा इस बात को कोई नहीं जानता। मेरे दोस्त बस ये जानते हैं कि कोई सरकारी नौकरी लगने वाला है मेरा। क्या? सच में? क्यों? तान्या चौंकी। अगर मैं ये बात गांव में आकर बता दिया होता तो अगले दिन से मेरे घर पर रिश्ता का लाइन लग जाता और मां कोई अच्छा परिवार देख मेरा शादी भी करा देती। तो फिर हमारा क्या होता? तुम्हारे घर वाले मेरे एसडीएम बनने के बाद भी रिश्ते के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि समाज में तुम्हारे घर का बहुत इज्जत है और हमारी वैल्यू बहुत गिर चुकी है। इसीलिए मैंने तुमसे बोला था कि तुम अपने घर पर बोलना
कि तुम लव मैरिज करने वाली हो, और मेरे बारे में मत बताना, बोलना कि कोई और जाति का लड़का है, वो भी एसडीएम ही है। लेकिन अब सही समय आ गया है, तुम अपने घर वालों को बता दो कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। तुम्हारे घर वाले को लगेगा चलो कम से कम अपने जाति का तो लड़का है, और वो हर संभव कोशिश करेंगे हमारी लव मैरिज को अरेंज मैरिज में बदलने के लिए, जिससे समाज में उनकी इज्जत बनी रहे। वो कहावत है ना, भागती भूत की लंगोटी सही, बस उसी का इस्तेमाल करना है। इसीलिए मैं तुम्हें हमेशा मना करता था मेरे बारे में किसी से भी बताने के लिए, क्योंकि तब वक्त खराब था। अब जब तुम्हारे घर वाले को तुम्हारी शादी से कोई आस नहीं, तो उन्हें एक आस दो कि तुम अरेंज मैरिज कर लोगी, लेकिन वो रिश्ता मेरे घर पर भेजें। अरे तुम इतना दूर का सोचते हो, तभी मैं सोचूं कि तुम मुझे अपने बारे में मेरे घर वाले को बताने क्यों नहीं देते। लेकिन तुम मेरे घर वाले को नहीं जानते, अगर मैं तुम्हारे बारे में बताती तो भी वो तैयार हो जाते, तान्या बोली। अच्छा, मैंने तो सुना है अंकित नाम के लड़के का रिश्ता भी आया है तुम्हारे पास, विवेक बोला। अरे वो उसका बाप पागल है, हाथ धो के पीछे पड़ा हुआ था। मैं तो पहली बार में मना कर दी थी, लेकिन फिर दूसरे रिश्तेदार से पैरवी करा रहा था। लेकिन तुम्हें कैसे पता, तान्या बोली। विवेक हंसते हुए बोला, उसका बाप ही मेरा चाचा है। ये सुन तान्या गुस्सा करते हुए बोली, यही है वो शैतान, आने दो, अगली बार सबक सिखाती हूं उसे। अभी वो यहीं पर है, वहां कोने में बैठा है और हमारी तरफ ही देखकर जल भुन रहा है, विवेक बोला। अच्छा चलो उसे और जलाते हैं, आओ बाहर घूम के आते हैं। तान्या से विवेक का हाथ पकड़ा और बाहर जाने लगी। दोनों बाहर निकल रहे थे, लेकिन न जाने वहां कितनों के कलेजे पर सांप लौट रहे थे। उसका कारण यह था कि कितनों का सपना था कि वो तान्या का शादी अपने रिश्तेदारी में करा दें, ताकि उनका भी सीना चौड़ा हो सके। लेकिन यहां उनके नजर में एक बेरोजगार लड़का उनके सपने पर मूत रहा था। अगर आप सोच रहे हैं कि ये तान्या और विवेक के बीच में ये सब कैसे शुरू हो गया है, तो आपको कुछ साल पीछे चलना पड़ेगा। जब पंकज और राहुल सूरज के फार्म हाउस पर गए थे, तो विवेक को अकेले ही नदी की ओर जाना पड़ा था, और उस दिन देरी भी हो गया था। तो विवेक तान्या के घर के बगल वाले रास्ता से जल्दी जल्दी घर वापस आ रहा था। जैसे ही विवेक तान्या के घर के पास पहुंचा, तो उसे एक आवाज सुनाई दी। सुनो। विवेक मुड़कर देखा तो तान्या छत पर खड़ी थी। रुकना जरा, मुझे एक बात करनी है, तान्या बोली। कुछ देर में तान्या नीचे आई और विवेक के पास जाते हुए धीरे से बोली, मुझे सिगरेट का एक डब्बा चाहिए था, मिल सकता है? विवेक हक्का भक्का हो गया। सिगरेट? विवेक चौंकते हुए बोला, हाँ, मेरा डब्बा दिल्ली ही छूट गया और यहां खरीद नहीं सकती। रात में पढ़ती हूं ना, तो कभी कभी तलब होती है, तान्या बोली। अच्छा, मैं सिगरेट नहीं पीता, लेकिन तुम्हें चाहिए तो मैं जुगाड़ कर दूंगा, विवेक बोला। अच्छा ऐसा है ना, ज्यादा बनो नहीं, छत से सब दिखता है। तुम और तुम्हारे दोस्त नदी के किनारे बैठ क्या करते हो, तान्या बोली। अच्छा। विवेक सिगरेट का डब्बा निकाल उसे खोला और बोला, ये ले लो, 5 पड़े हैं, और चाहिए तो ला दूंगा। रुको, मैं पैसे लेकर देती हूं, तान्या बोली। नहीं, पैसे नहीं चाहिए, कोई देख लेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तुम्हारे घर वाले देख लिए और मुसीबत हो जाएगा, विवेक बोला। घर वाले शादी में गए हैं, और कोई और देख लेगा तो क्या फर्क पड़ता है, तान्या बोली। मुझे पैसे नहीं चाहिए, चलता हूं, और सिगरेट चाहिए होगा तो बता देना, विवेक बोला। अच्छा, अपना नंबर तो दे दो, मैं पेटीएम कर दूंगी, अगर और चाहिए होगा तो व्हाट्सएप कर दूंगी, तान्या बोली। यहां से व्हाट्सएप पर चैट का सिलसिला शुरू हुआ। जब खेती वाला कांड हुआ तो उस समय तान्या पटना में बीपीएससी की तैयारी कर रही थी। तान्या की सलाह पर विवेक भी पटना निकल गया और बीपीएससी की तैयारी करने लगा। दोनों ने जमकर मेहनत की और एक बार असफल होने के बाद दूसरी बार में दोनों ने सफलता प्राप्त कर ली। प्यार और नशा ऐसा चीज है जो इंसान से कुछ भी करवा सकता है। विवेक जो पढ़ाई लगभग छोड़ चुका था, तान्या की प्रेरित करने के कारण उसने दोबारा किताब को हाथ लगाया था। तान्या जो दिल्ली में भी यूपीएससी की तैयारी की थी, उसने विवेक को पढ़ाई में बहुत मदद किया। सफल होने के बाद तान्या के गांव में जमकर ढोल बजाकर जश्न मनाया गया। वहीं विवेक ने किसी से बताया तक नहीं। उसने मां को बताया कि एक नौकरी लगने वाली है जिसका पटना में ट्रेनिंग होगा। ट्रेनिंग के दौरान विवेक और तान्या का दोस्ती प्यार में बदल गया। एक दिन जब वो टॉय ट्रेन से दार्जिलिंग में घूम रहे थे, तभी विवेक ने तान्या से प्यार का इजहार किया और तान्या ने विवेक को हाँ बोल दिया। लेकिन विवेक को पता था कि इतने धनी घर के लड़के से शादी के लिए केवल नौकरी काफी नहीं है, समाज में इज्जत और बहुत सारा खेट भी होना चाहिए। सो तान्या के घरवाले को राजी करने के लिए विवेक को तान्या से लव मैरिज वाला खेल कराना पड़ा। विवेक जैसों के लिए ही किसी महापुरुष ने कहा है, पढ़ाई लिखाई करो, एसडीएम वेसडीएम बनो, समाज में इज्जत कमाओ, लेकिन नहीं, इन्हें तो खेती करना है, हरित क्रांति लाना है। खेती में बेटा कुछ नहीं रखा है। अगर आपको कहानी थोड़ा भी पसंद आया तो एक कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।